हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाय प्रकेश। पेज 1 के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज से स्टार्ट करते हैं। एससी रेस्ट्रिक्ट्स रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंसेस। इस आर्टिकल का सबसे आसान अर्थ यह है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस यानी कि ईसी कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जिसे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हम ले लें। इसका उद्देश्य कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होने के पहले यह जांचना है कि उससे जंगल, नदी, हवा, जमीन, लोकल पीपल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए किसी कंपनी को पहाड़ काटकर माइनिंग करनी है और यदि वह पहले माइनिंग शुरू कर दे, पेड़ काट दे, पानी के सोर्सेस को नुकसान पहुंचा दे और बाद में फाइन भर के परमिशन ले, तो फिर इन्वायरमेंटल लॉ का मूल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। कानून डैमेज होने के बाद केवल पैसा वसूलने के नहीं बल्कि डैमेज को पहले से रोकने के लिए बनाया गया है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले प्रोजेक्ट शुरू करो और बाद में क्लियरेंसेस लो का आप अस्थायी व्यवस्था नहीं बना सकते। आइए इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के 2021 के एक ऑफिस मेमोरेंडम को प्रोस्पेक्टिवली क्वैश कर दिया। इस ओएम ने उस प्रोजेक्ट्स को बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने का रास्ता दिया था जिन्हें प्रायर क्लियरेंस के बिना कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए थे। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी कहते हैं। मतलब आपने गवर्नमेंट से स्टार्टिंग में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को रेगुलराइज कर लिया। अब कोर्ट ने माना कि किसी जेन्युइनली एक्सेप्शनल सिचुएशन में लिमिटेड एमनेस्टी दी जा सकती है, लेकिन ऐसी छूट बहुत कम मामलों में हो, बहुत सीमित अवधि के लिए हो और स्पष्ट कैटेगरी पर लागू हो और किसी बहुत बड़े सुपरवेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट के कारण वो आवश्यक हो। यहाँ पे सुपरवेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ है कि ऐसा महत्वपूर्ण पब्लिक नीड जो बाद में सामने आया हो, जैसे कोई आवश्यक हॉस्पिटल, इरिगेशन प्रोजेक्ट या मेजर पब्लिक फैसिलिटी जिसे अचानक बंद करने से समाज को बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। लेकिन टेम्पररी एक्सेप्शन को सभी वायलेटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए परमानेंट रूट हम नहीं बना सकते। कोर्ट ने 2021 के ओएम को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्वैश किया। इसका अर्थ यह है कि जजमेंट मुख्यतः भविष्य के लिए लागू होगा। ओएम के तहत पहले से मिली क्लियरेंसेस अपने आप कैंसिल नहीं होंगी। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अलग लीगल चैलेंज में प्रश्नांकित, मतलब अलग लीगल चैलेंज से क्वेश्चन करना होगा। अब समझो प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता क्या है। सो प्रायर इसी का अर्थ यह है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपको इन्वायरमेंटल परमिशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल हाईवे, एयरपोर्ट, माइन, टाउनशिप या लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने से पहले यह जांचना पड़ता है कि कितनी जमीन और कितने फॉरेस्ट अफेक्टेड होंगे, पॉल्यूशन कितना होगा, ग्राउंड वाटर पर क्या असर पड़ेगा, जो लोकल पीपल उनका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा तो किस लेवल पे होगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या रिवर्स को क्या नुकसान पहुंचेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन से सेफगार्ड लगाए जाएंगे। और यह फ्रेमवर्क मुख्यतः इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 से आता है। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का अर्थ है किसी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के संभावित इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का पहले से स्टडी करना। इसका उद्देश्य केवल प्रोजेक्ट रोकना नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट परमिशन देने योग्य है या नहीं, और देन अगर परमिशन मिले तो किन कंडीशन के साथ मिले। अब यहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस में क्या समस्या आती है उसके बारे में समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो का सिंपल मीनिंग है काम हो जाने के बाद परमिशन देना। मान लीजिए किसी बिल्डर ने बिना परमिशन के 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी और बाद में वो कहे कि अब तो बिल्डिंग बन चुकी है, इसमें करोड़ों रुपए लग गए हैं, इसे तोड़ने में नुकसान हुआ, और इस स्थिति को कानून में फेट अकम्पली कहा जाता है। अर्थात ऐसा काम जो पहले ही पूरा कर दिया गया हो और जिसे रिवर्स करना बहुत कठिन होता। सो यही इन्वायरमेंटल केसेस में ही होता है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद गवर्नमेंट पर उसे रेगुलराइज करने का दबाव बढ़ जाता क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, पब्लिक फैसिलिटी पार्शियली बन चुकी होती है और डिमोलिशन या क्लोजर महंगा होता है। इसलिए बाद की अप्रेजल निष्पक्ष नहीं रह जाती क्योंकि लोगों को बायस्ड हो जाते हैं, भाई इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया तो क्या इसको डिमोलिश किया जाए। सो प्रश्न ये नहीं रहता कि क्या यह प्रोजेक्ट बनना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन ये हो जाता है अब बन ही गया है, इसे कैसे बचा लिया जाए। इसलिए प्रायर क्लियरेंसेस एनवायरमेंटल गवर्नेंस की फाउंडेशन है। और ऑफिस मेमोरेंडम कानून को क्यों नहीं बदल सकता। अभी हमने एक टर्म देखा ऑफिस मेमोरेंडम, तो यहां पे इस लीगल टर्म को समझना जरूरी है और 2 लीगल टर्म्स हम समझेंगे। पहला, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वह रूल या नोटिफिकेशन है जिसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए पेरेंट लॉ से मिली पावर के आधार पर जारी करती है। जैसे EIA नोटिफिकेशन 2006 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जारी हुई थी और इसका बाइंडिंग लीगल इफेक्ट है। दूसरी ओर ऑफिस मेमोरेंडम सामान्यतः डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होता है। ये ऑफिसर्स
को प्रोसीजर समझा सकता है, लेकिन किसी हायर लीगल नोटिफिकेशन के मूल सेफ गार्ड्स को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2021 ओएम ने केवल एग्जिस्टिंग लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने प्रायर क्लियरेंसेस के साथ साथ एक परमानेंट पोस्ट फैक्टर रूट खड़ा कर दिया। यानी जिस नोटिफिकेशन में अप्रूवल पहले देना जरूरी था, ओएम ने उसे प्रैक्टिकली बाद में लेने योग्य बना दिया। सिंपल वर्ड्स में एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन क्या बड़े स्टैट्यूटरी रूल को कमजोर कर सकता? नहीं। 2007 की वन टाइम एमनेस्टी क्या थी, उसके बारे में बात हुई है। तो 2017 में उन प्रोजेक्ट्स के लिए एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई थी जो प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना शुरू हो गए थे। इसे वन टाइम एमनेस्टी विंडो की तरह देखा गया। एमनेस्टी का अर्थ है पास्ट वायलेशन के लिए एक्सेप्शनल रिलीफ या रेगुलराइजेशन का मौका। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि एमनेस्टी हर स्थिति में इलीगल है, लेकिन एमनेस्टी को समान एंटाइटलमेंट हम नहीं बना सकते। कानून तोड़ने वाला प्रोजेक्ट यह दावा नहीं कर सकता कि बाद में उसका रेगुलराइजेशन करना उसका अधिकार है। कोर्ट के अनुसार एमनेस्टी रेयर एक्सेप्शन मिलना चाहिए, परमानेंट ये स्कीम नहीं बन जाए, सभी इंडस्ट्रीज पर इनडिस्क्रिमिनेटली लागू हो और स्ट्रिक्ट कंडीशन तथा इफेक्टिव पेनाल्टी के साथ यह होना चाहिए। अब ये आर्टिकल 14 21 से कैसे जुड़ा हुआ है? सो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रोटेक्शन देता है। यदि हर वायलेटिंग प्रोजेक्ट लगभग ऑटोमेटिक रेगुलराइजेशन मिलने लगे तो नियम पालन करने वाले नियम तोड़ने वाले प्रोजेक्ट में वास्तविक अंतर नहीं रहेगा। इससे ईमानदारी से प्रायर क्लियरेंस लेने वाली कंपनी नुकसान में और वायलेट करने वाली कंपनी लाभ में रह सकती है। यस्टरडे मैंने मोरल हजार्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। सिमिलरली आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है। सो कोर्ट्स ने समय के साथ क्लीन एयर, क्लीन वाटर और हेल्दी एनवायरनमेंट को डिग्निफाइड लाइफ का हिस्सा माना है। सो पॉल्यूशन का प्रभाव केवल पेड़ों और एनिमल पर नहीं पड़ता, ये ह्यूमन लाइफ, लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग वाटर और फ्यूचर जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। इसलिए एनवायरमेंटल सेफगार्ड आर्टिकल 21 से भी जुड़ा हुआ है। और यही आर्टिकल 142 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए एक्सेप्शनल डायरेक्शन देने की शक्ति देता है। सो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके अनयूजुअल रिलीफ दे सकता है, लेकिन यह जुडिशियल पावर गवर्नमेंट को परमानेंट एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं देती। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट को समझो, इसी से जुड़ा हुआ है। पॉल्यूटर पेज एंड पॉल्यूट एंड देन पे, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, यानी पॉल्यूटर पेज एंड पॉल्यूट एंड देन पे। सो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ है कि पॉल्यूशन करने वाला व्यक्ति या कंपनी इन्वायरमेंटल डैमेज की सफाई, उसका रिस्टोरेशन, अफेक्टेड पीपल को कंपनसेशन और रेमेडियल मेजर्स का खर्च उठाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पॉल्यूशन करना अलाउड है, बशर्ते बाद में हम फाइन भर दे। मान लो किसी इलीगल प्रोजेक्ट से कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है और पेनाल्टी केवल 1 करोड़ का है, तब तो कंपनी के लिए लॉ वायलेट करना फाइनेंशियल बेनिफिट है। सो फाइन बिजनेस कॉस्ट बन जाएगा और इसे कोर्ट ने ब्रॉडली पॉल्यूट एंड देन पे अप्रोच की समस्या के रूप में देखा। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि वायलेशन प्रॉफिटेबल ना बने। सो व्हाट शुड बी आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह स्पष्ट हुआ कि इन्वायरमेंटल परमिशन को बाद में खरीदी जाने वाली सुविधा के रूप में हम नहीं देख सकते, यह उसे बाद में खरीदी जाने वाली सुविधा नहीं बनाया जा सकता। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आवश्यक है, लेकिन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अपोजिट मानना भी गलत है। प्रायर अप्रेजल का उद्देश्य प्रोजेक्ट को हमेशा रोकना नहीं, बल्कि रिस्क समझकर सेफर डिसीजन लेना है। कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपनाकर ऑनगोइंग हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस और अदर पब्लिक प्रोजेक्ट्स को अचानक इलीगल होने से बचा लिया। यह प्रैक्टिकल बैलेंस था। फिर भी इसकी लिमिटेशन यह है कि पास्ट रेगुलराइजेशन सामान्यतः जारी रहेंगे जब तक उन्हें अलग से चैलेंज नहीं किया जाए। अब चलते हैं दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, पेज 8 एडिटोरियल। एफसीआरए बिल 2026 ए थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। देखो इस एडिटोरियल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना गलत नहीं है। किसी भी सोवरेन कंट्री को जानने का अधिकार है कि बाहर से पैसा कौन भेज रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है और उसका उपयोग कहां हो रहा है। समस्या रेगुलेशंस नहीं बल्कि रेगुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस से पैदा होती है। और ये जो प्रपोज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है तो केवल उसका बचा हुआ फॉरेन मनी ही नहीं बल्कि उस मनी से बनाई गई एसेट भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी कंट्रोल में जा सकती है। और यहीं पे इस एडिटोरियल का सबसे बड़ा कंसर्न है कि यदि किसी प्रॉपर्टी का केवल छोटा सा हिस्सा फॉरेन डोनेशन से बना हो तो क्या तब भी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी? और ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल की कीमत 100 करोड़ है, लेकिन उसे 10 करोड़ फॉरेन डोनेशन और 90 करोड़ इंडियन डोनेशन से बनाया गया। यदि उसका एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, पूरा हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैप्चर कर लेता है, तो एक्शन केवल फॉरेन फंडेड 10 करोड़ तक सीमित नहीं है, उससे पेशेंट, एम्प्लॉयज और इंडियन डोनर्स
सभी प्रभावित होंगे। इसलिए ऑथर ने इस बिल के प्रभाव को एनजीओ और रिलीजियस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस पर स्लेज हैमर इफेक्ट कहा है, अर्थात छोटे या डिस्प्यूटेड वायलेशन का जवाब में बहुत भारी इंस्टीट्यूशनल पनिशमेंट। आइए समझते हैं इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को पार्लियामेंट के पिछले सेशन के लेजिस्लेटिव एजेंडा में शामिल किया गया था, लेकिन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के व्यापक विरोध के बाद उसकी कंसिडरेशन पोस्टपोन कर दी गई। फिर कुछ लोग लगा कि बिल शायद इंडेफिनिटली टाल दिया गया है या गवर्नमेंट उसे छोड़ सकती है, लेकिन एडिटोरियल के अनुसार गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया था कि वह बिल को पास करने के लिए कमिटेड है, इसलिए बिल फिर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के सेंटर में आ गया। अब आइए इस बात को समझना जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। ब्रॉडली किसी फॉरेन सोर्स से ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला डोनेशन, करेंसी, सिक्योरिटी या स्पेसिफाइड आर्टिकल फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ऐसा पैसा कई सोशली यूजफुल एक्टिविटीज में लगाया जाता है, जैसे डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ, स्कूल्स और एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल एक्टिविटीज, चैरिटेबल और रिलीजियस वर्क। लेकिन फॉरेन मनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का माध्यम भी बन सकता है। यदि कोई फॉरेन गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पॉलिटिक्स, इलेक्शंस या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करने के लिए फंडिंग करे, तो ये सीधा सोवरेनिटी का प्रश्न बन जाता है। इसलिए एफसीआरए फॉरेन फंडिंग को पूरी तरह प्रोहिबिट नहीं करता। उसका बेसिक पर्पस ये है कि पैसा कहां से आया, किससे मिला और किस काम में लगाया गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना। अब आप समझते हैं कि भारत में एफसीआरए पहली बार क्यों बनाया गया था। इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाला पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बना था। एडिटोरियल इसे इमरजेंसी पीरियड की पॉलिटिकल कंसर्न से जोड़ के देखता है। उस समय गवर्नमेंट को फियर था कि हॉस्टाइल फॉरेन फोर्सेस, एनजीओ और अन्य चैनल्स के माध्यम से पैसा भेज के इंडिया के डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल व्यवस्था को डिस्टेबलाइज कर सकती है। इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन तथा फॉरेन हॉस्पिटल की एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन पर स्टैट्यूटरी कंट्रोल बनाया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉरेन डोनेशन को सामान्य रूप से कभी भी पूरी तरह बैन नहीं किया गया, उन्हें परमिटेड रखा गया, पर कंडीशंस, रजिस्ट्रेशन और यूटिलाइजेशन रूल्स के अधीन उसको रेगुलेट किया गया। समय के साथ रेगुलेशन प्रोग्रेसिवली कठोर बनते गए। अब 2010 में पुराने लॉ को रिप्लेस करके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया, और इस एक्ट का मुख्य फोकस एज पर द एडिटोरियल, इस एक्ट 1976 से 2010 दोनों लॉज का मूल कंसर्न था कि फॉरेन मनी इंडियन पॉलिटिक्स में प्रवेश ना करे। इसलिए एफसीआरए 2010 ने कई कैटेगरीज को फॉरेन कंट्रीब्यूशन से प्राप्त करने से प्रोहिबिट किया, जिनमें ब्रॉडली कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ऑफिस बियरर्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जजेस, पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्पेसिफाइड मीडिया पर्सनल। इन रेस्ट्रिक्शन का लॉजिक ये है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग और स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉरेन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट रहे। दूसरी ओर कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम्स चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता था। और यहीं पे एडिटोरियल का असेसमेंट है कि 2010 एक्ट स्ट्रिक्ट और रेगुलेटरी अवश्य था, लेकिन जो डोनर्स, जो रिसिपिएंट्स थे, उन पर अनड्यूली हार्श नहीं था। ह्यूमैनिटेरियन और सोशल पर्पस के लिए फॉरेन फंड्स आने की अनुमति बनी हुई थी, बशर्ते आप ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करें। यहां पे एक शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, एफसीआरए सर्टिफिकेट। तो एफसीआरए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की वो लीगल परमिशन है जिसके आधार पर एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है। इसे एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समझो, लाइसेंस के बिना व्हीकल चलाना इलीगल है, उसी तरह एप्लीकेशन परमिशन के बिना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना कानून का वायलेशन है। सर्टिफिकेट मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन को अनलिमिटेड फ्रीडम मिल जाती है। उसे प्रिस्क्राइब बैंक अकाउंट्स, यूटिलाइजेशन रूल्स, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, रिपोर्टिंग और ऑडिट, रिन्यूअल कंडीशन का पालन करना पड़ता है। यदि सर्टिफिकेट सस्पेंड या कैंसिल हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। लेकिन 2026 बिल में कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कल फ्यूचर फंडिंग रोकने तक सीमित नहीं रहता, वह एग्जिस्टिंग एसेट्स तक पहुंच सकता है। इस बिल में एसेट वेस्टिंग का पावर है। अब एसेट वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग का अर्थ होता है किसी एसेट का लीगल कंट्रोल, मैनेजमेंट या ऑनरशिप रिलेटेड अथॉरिटी किसी दूसरे बॉडी में चली जाए। और बिल के तहत सर्टिफिकेट कैंसिल होने पर अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाई गई एसेट्स एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी, और ये जो अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट द्वारा तय की गई बॉडी होगी जो मनी और एसेट को संभालेगी। ये शुरुआत में प्रोविजनल हो सकता है, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित समय में नया सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाती, सर्टिफिकेट नहीं रिन्यू करा पाती या कैंसल सर्टिफिकेट रिस्टोर नहीं करा पाती, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट्स परमानेंटली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी।
इसका अर्थ यह है कि रेगुलेटरी सर्टिफिकेट का डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंस को प्रभावित कर सकती है। अब यही प्रश्न उठता है कि आप जो पार्टली फॉरेन फंडेड एसेट्स हैं, क्या उन्हें भी पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी? सो एडिटोरियल ने बिल के सेक्शन 16A सब क्लॉज 2 को सबसे कठोर प्रोविजन माना है। इसके अनुसार यदि कोई एसेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन से केवल पार्टली बनाई गई, तब भी पूरी एसेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 20% फॉरेन कंट्रीब्यूशन और 80% डोमेस्टिक डोनेशन लगा हो, तो बिल की वर्डिंग के अनुसार केवल 20% हिस्से पर नहीं, पूरी बिल्डिंग पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी और यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पैदा होती है। बिल्डिंग तो फिजिकली 20% और 80% को अलग करना संभव नहीं होगा। सो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट हो सकता है कि इंडिविजुअल एसेट को एक यूनिट के रूप में मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एडिटोरियल का काउंटर आर्गुमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी कारण डोमेस्टिक फंडिंग से बनी वैल्यू भी स्टेट कंट्रोल में चली जाए तो पनिशमेंट डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। सो छोटी वायलेशन के लिए इतनी कठोर कॉन्सिक्वेंसेस देना क्या उचित है कि जिसके कारण पूरा ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाए? अब वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उस एसेट क्या कर सकती है? सो एडिटोरियल के अनुसार परमानेंट वेस्टिंग के बाद वो अथॉरिटी उस एसेट को सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकती है। अथॉरिटी उस एसेट को सेल, ऑक्शन या किसी प्रिस्क्राइब मेथड से डिस्पोज भी कर सकती है और सेल से मिलने वाली राशि और या अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट किया जा सकता। अब समझते हैं कि सर्टिफिकेट्स किन किन ग्राउंड्स पर कैंसिल हो सकता। एफसीआर 2010 का सेक्शन 14(1) सब क्लॉज सी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है यदि उसकी ओपिनियन में ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक हो। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ब्रॉडर वेलफेयर या समाज के हित में एक्शन। ऐसा एक्सप्रेशन लॉज में उपयोगी होता है क्योंकि पार्लियामेंट हर फ्यूचर सिचुएशन में एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ही ब्रॉड और फ्लेक्सिबल टर्म है। यही पे एडिटोरियल का आर्गुमेंट है, गवर्नमेंट स्वयं पब्लिक इंटरेस्ट की कस्टोडियन होने का दावा करती है, इसलिए यदि प्रिसाइज क्राइटेरिया, स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स ना हो तो लगभग किसी भी एक्शन को पब्लिक इंटरेस्ट बताकर जस्टिफाई कर सकती है। और सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की अथॉरिटी खो देगी, उसके फंड्स और एसेट्स सरकार ले लेगी और उसकी एक्टिविटी प्रैक्टिकली बंद हो जाएगी। और ऑथर इसी कारण से पावर को पोटेंशियली अनफिटर्ड यानी बहुत ज्यादा खुली डिस्क्रिशनरी पावर मानता है। अब आते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप तक स्टेट कंट्रोल कैसे स्टेट कंट्रोल के अंदर भी जा सकते हैं। यदि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन से चर्च, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, मोनास्ट्री या अन्य रिलीजियस प्रॉपर्टी बनाती है तो सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के बाद वह एसेट भी वेस्टिंग फ्रेमवर्क में आ जाएगा। और एडिटोरियल विशेष रूप से कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के अनुसार एसेट्स में प्लेस ऑफ वर्शिप भी शामिल हो सकते हैं। और यही कारण है कि क्रिश्चियन और माइनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल पर विशेष कंसर्न शो किया था। उनके अनुसार सर्टिफिकेट रिलेटेड एलिगेशन का कॉन्सिक्वेंसेस केवल फाइनेंशियल पेनाल्टी नहीं बल्कि रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल खोना भी हो सकता है। हालांकि वी शुड रिमेंबर दैट वेस्टिंग का ट्रिगर केवल ऑर्गेनाइजेशन की रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। लॉ फॉर्मली रेगुलेटरी ग्राउंड्स पर काम करता है और एडिटोरियल कंसर्न इसके पॉसिबल मिसयूज को लेकर है। यही पे एडिटोरियल एक और बात कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने वाला व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सनल खुन्नस है, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन या कोर्ट में फोर्स तथा इंड्यूसमेंट से रिलीजियस कन्वर्जन की कंप्लेंट कर सकता है। अब उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन या फिर केस एफआईआर फाइल होगी। अब सिर्फ इस एफआईआर प्रोसिक्यूशन के बेसिस पे उसका सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता। सो यहां पे कम्युनल टेंशन, डिसहार्मनी या डिस्टर्बेंस पैदा करने का आरोप के बेसिस पे सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगी और उस तरह से उसका गिल्ट बिना प्रूव हुए, बिना कन्विक्शन मिले उसका एसेट को आप सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। दूसरा एक और पॉइंट इसमें है कि वॉलंटरी सरेंडर पर भी क्या एसेट क्या स्थिति होगी। सो बिल का क्लाउज 16(1) भी कहता है कि यदि कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्वयं सरेंडर करता है तो रिमेनिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उसे बनाई गई एसेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट हो सकती है। और एडिटोरियल इसे बहुत ही अनयूजुअल प्रोविजन कहता है। इससे उदाहरण से समझो, किसी एनजीओ ने 10 वर्षों तक फॉरेन डोनेशन से रूरल हॉस्पिटल चलाया। अब वो तय करता है कि आगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, केवल डोमेस्टिक डोनेशन तथा यूजर फीस से हॉस्पिटल चलाएगा। वो मिसकंडक्ट के कारण सर्टिफिकेट नहीं खो रहा, वह स्वयं रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है। फिर भी सरेंडर के बाद हॉस्पिटल के फॉरेन फंडेड एसेट्स अथॉरिटी के पास जा सकती है। और गवर्नमेंट का पॉसिबल लॉजिक हो सकता है कि फॉरेन डोनर्स ने पैसा स्पेसिफाइड चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया था। ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करके उस एसेट को प्राइवेट कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं बदल सकती। लेकिन एडिटोरियल का सवाल यहां पे है, जब ऑर्गेनाइजेशन वही चैरिटेबल एक्टिविटी जारी रखना चाहती है
तब सरेंडर को पनिशमेंट जैसा आप ट्रीट क्यों कर रहे हैं? यहाँ सरेंडर और कैंसिलेशन फॉर रॉन्ग डूइंग के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए। नाउ एडिटोरियल इसे सिविल सोसाइटी के लिए थ्रेट क्यों मानता है? तो सिविल सोसाइटी में वे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस आते हैं जो स्टेट और प्राइवेट बिजनेस के बाहर सोशल एक्टिविटी चलाते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, कल्चरल बॉडीज, चैरिटीज, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो इन ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ गवर्नमेंट के साथ वेलफेयर डिलीवरी में काम करती हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी की आलोचना या मॉनिटरिंग भी करती हैं। अब एडिटोरियल का कहना है कि यदि गवर्नमेंट के पास नंबर 1 वेग पब्लिक इंटरेस्ट ग्राउंड पर सर्टिफिकेट कैंसिल करने की पावर हो, नंबर 2 मियर प्रोसिक्यूशन, सिर्फ एफआईआर के आधार पे इंस्टीट्यूशन को खतरे में डालने की गुंजाइश हो, नंबर 3 पार्शियली फॉरेन फंडेड पूरी एसेट वेस्ट करने की पावर हो, नंबर 4 एसेट ट्रांसफर सेल या ऑक्शन की अथॉरिटी हो, नंबर 5 सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशन देने की ब्रॉड डिस्क्रिप्शन हो। तो एफसीआरए फाइनेंशियल रेगुलेशन से आगे बढ़ के सिविल सोसाइटी पर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का मैकेनिज्म बन सकता है। और यहीं पे लेखक, ऑथर का, राइटर का सबसे जो सीवियर आरोप है वो है कि अमेंडमेंट्स एजुकेशनल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजुडाइसेस के कारण एलिमिनेट करने की दिशा में काम कर सकता है। यह इस एडिटोरियल का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है और इसे गवर्नमेंट के, अभी इसको हम लोग गवर्नमेंट के प्रूवन इंटेंशन की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। गवर्नमेंट का स्ट्रांगेस्ट आर्गुमेंट क्या हो सकता है? सो एडिटोरियल बिल की आलोचना करता है, लेकिन बैलेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए रेगुलेटरी साइड भी समझना आवश्यक है। गवर्नमेंट कह सकती है कि यार फॉरेन मनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, रेगुलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है। फंड्स स्पेसिफाइड सोशल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट समाप्त होने पर एसेट्स को पर्सनल या कमर्शियल यूज में बदलने से रोकना भी जरूरी है। फॉरेन इन्फ्लुएंस, कम्युनल मोबिलाइजेशन और इलीगल कन्वर्जन के एलिगेशंस बहुत सीरियस होते हैं। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी चैरिटेबल एक्टिविटी को जारी रखने या एसेट किसी पब्लिक बॉडी को ट्रांसफर करने का माध्यम हो सकती है। पार्टली फंडेड इंडिविजुअल एसेट्स का प्रोपोर्शनल डिवीजन प्रैक्टिकली बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का लेजिटिमेट आधार हमारे पास मौजूद है। लेकिन लेजिटिमेसी पर्पस अपने आप हर मेथड को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाती। लॉ ऑफ फेयर प्रोसीजर, प्रोपोर्शनैलिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी यूज भी सुनिश्चित करना होगा। सो व्हाट शुड बी आवर बैलेंस्ड ओपिनियन, आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन? सो एफसीआरए का जो मूल उद्देश्य आवश्यक और लेजिटिमेट फॉरेन फंड्स को बिना अकाउंट्स, ऑडिट और नेशनल सिक्योरिटी चेक के फ्रीली फ्लो करने देना उचित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक सर्वेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर फॉरेन इन्फ्लुएंस रोकना विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2026 बिल पर जो एडिटोरियल की वार्निंग्स हैं वो बहुत ही गंभीर है। यदि सर्टिफिकेट कैंसिलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस केवल फ्यूचर फंडिंग रोकना ना होकर पूरी इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टी का परमानेंट टेक ओवर बन जाए तो रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिविल डेथ जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हमारे सामने ये हैं, क्या पार्शियल फंडिंग को पूरी प्रॉपर्टी वेस्ट होनी चाहिए? क्या मेयर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन जैसे कॉन्सिक्वेंसेस मिलना चाहिए? क्या वॉलंटरी सरेंडर को मिसकंडक्ट समान ट्रीट करना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट और एग्जम्पशन के लिए कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? एसेट्स बेचने से पहले इंडिपेंडेंट हियरिंग और जुडिशियल सेफगार्ड्स नहीं होने चाहिए? सो फाइनली द कोर टेकअवे इज दैट फॉरेन फंडिंग कोई अनरेस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है, लेकिन स्टेट की रेगुलेटरी पावर भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। एक फेयर एफसीआरए रेजिम में ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ क्लियर ग्राउंड्स, प्रोपोर्शनेट पेनाल्टीज, प्रायर हियरिंग, रीजनड ऑर्डर्स और इफेक्टिव जुडिशियल रिव्यू आवश्यक है। अन्यथा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाला लॉ इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी की एक्सरसाइज को, उनकी एग्जिस्टेंस को रेगुलेट करने का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियाज थिएटर रिफॉर्म नीड्स रेडीनेस फ्रेमवर्क, पेज 8 एडिटोरियल। सो इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में रीऑर्गेनाइज करना जरूरी हो सकता है, लेकिन केवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बदल देने से मिलिट्री कैपेबिलिटी अपने आप नहीं बढ़ सकती। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक यूनिफाइड कमांड में लाते समय कमांड चेन, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स की रिस्पांसिबिलिटी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को आपस में कोऑर्डिनेशन में अस्थायी टेम्पररी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। यदि इसी ट्रांजिशन के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तो फोर्सेस को अधूरी नई व्यवस्था के भीतर लड़ना पड़ सकता है। इसलिए वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि इंडिया को थिएटर कमांड्स बनाने चाहिए या नहीं। मुख्य प्रश्न ये है कि नई व्यवस्था बनाते समय मौजूदा मिलिट्री रेडीनेस कमजोर न हो, और ये कमजोर न हो इसे हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। और आर्टिकल का सबसे महत्वपूर्ण वार्निंग यही है कि युद्ध रिफॉर्म पूरा होने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यूपीएससी का सिलेबस का मैपिंग करें तो यूपीएससी में यह विषय जीएस पेपर 3 में डिफेंस रिफॉर्म्स, बॉर्डर सिक्योरिटी
और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जीएस पेपर 2 में सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस तथा एसए में रिफॉर्म वर्सेस रेडीनेस जैसे थीम्स के लिए बहुत उपयोगी है। और इसका पहले इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आर्टिकल के अनुसार इंडिया की थिएटराइजेशन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। प्रस्तावित व्यवस्था में जो प्रपोज्ड व्यवस्था की जा रही है उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मौजूदा 17 सिंगल सर्विस कमांड्स को ब्रॉडली 3 इंटीग्रेटेड थिएटर्स में रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना पहले ही अलग अलग प्रकार के इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर अपना चुके हैं, लेकिन आर्टिकल के ऑथर हरिंदर सिंह का कहना है कि इंडिया के 7 दशक पुराने मिलिट्री स्ट्रक्चर को बदलना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग नहीं है, ये रिफॉर्म तय करेगा कि युद्ध के समय किस कमांडर के पास कौन सी फोर्सेस होंगी, एयरक्राफ्ट, शिप्स और ट्रूप्स कहां भेजे जाएंगे, स्कार्स रिसोर्सेस को अलग अलग फ्रंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितनी तेजी से मिलिट्री रिस्पांस दिया जा सकेगा। इसलिए आर्टिकल का फोकस केवल कमांड स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि नई व्यवस्था वास्तविक युद्ध में कितनी प्रभावी होगी। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे कि थिएटर कमांड होता क्या है। वर्तमान व्यवस्था में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकांश कमांड्स अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड हैं। आर्मी कमांडर मुख्यतः लैंड फोर्स को संभालता है, एयरफोर्स कमांडर एयरक्राफ्ट और एयर ऑपरेशंस को, जबकि नेवल कमांडर मैरीटाइम फोर्सेस को कंट्रोल करता है। तीनों सर्विसेज कोऑर्डिनेशन करती हैं। ये जो तीनों सर्विसेज हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग और कमांड चेन्स लार्जली अलग रहती हैं। थिएटर कमांड में फोर्सेस से केवल सर्विस के आधार पर नहीं बल्कि किस ज्योग्राफिकल रीजन या मिलिट्री टास्क के आधार पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट होने पे केवल आर्मी ही नहीं फाइट करेगी, वहां जरूरत पड़ सकती है इन्फेंट्री और टैंक्स की, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की, एयर डिफेंस मिसाइल की, ड्रोन्स और सैटेलाइट की, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सप्लाई नेटवर्क की। थिएटर मॉडल में इन सभी रिसोर्सेज को एक इंटीग्रेटेड कमांडर के ऑपरेशन कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जाता है ताकि 3 अलग अलग प्लान्स के बजाय एक ज्वाइंट मिलिट्री प्लान्स बनाए जा सके। और यही पे कॉन्सेप्ट ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन। ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है? दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन में डिफरेंस है। ज्वाइंटनेस का अर्थ है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में प्लानिंग करें, ट्रेनिंग करें और ऑपरेशनलाइज करें। इंटीग्रेशन इससे एक स्टेप अहेड है। इसमें कमांड, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स और डिसीजन मेकिंग भी एक कॉमन इंस्ट्रक्शन से जुड़ा रहता है। इसलिए थिएटराइजेशन कमांड्स का केवल नाम बदलना नहीं है, इसमें अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, रेज, ट्रेन, सस्टेन और ऑपरेशनल कंट्रोल। थिएटर कमांड सिस्टम बनने के बाद भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समाप्त नहीं हो जाएंगे। सर्विसेज की जिम्मेदारियां रहेंगी, पर्सनल रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, वेपन्स और इक्विपमेंट खरीदना, यूनिट्स को मेंटेन करना और फोर्सेस को वार रेडी रखना। इसे ब्रॉडली रेज, ट्रेन, सस्टेन यानी कि आरटीएस फंक्शन कहा जाता है। लेकिन युद्ध या ऑपरेशन का दौरान इन प्रिपेयर्ड फोर्सेस का उपयोग थिएटर कमांडर ही करेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो सर्विसेज जो होंगी वो फोर्स तैयार करेगी, थिएटर कमांडर्स उन्हें मिशन में एम्प्लॉय करेंगे। ऑफिशियल फ्रेमवर्क में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए को ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में ज्वाइंटनेस बढ़ाने का मैंडेट दिया गया है। सिद्धांत स्पष्ट है, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर लागू करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे रिस्क आएंगे। पहला रिस्क होगा टॉप लेवल पर नॉलेज गैप। थिएटर कमांडर किसी एक सर्विस से आएगा, लेकिन उसे तीनों सर्विसेज की कैपेबिलिटी का उपयोग करना होगा। एक आर्मी ऑफिसर को लैंड वॉरफेयर का वर्षों से अनुभव हो सकता है, लेकिन उसे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल लिमिटेशंस, एयर डिफेंस प्रायोरिटीज या नेवल डिप्लॉयमेंट की उतनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी संबंधित सर्विसेज के स्पेशलिस्ट कमांडर को होती है। यही समस्या एयरफोर्स या नेवी बैकग्राउंड के कमांडर के सामने लैंड ऑपरेशन को लेकर आ सकती है। स्टाफ ऑफिसर्स एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन युद्ध में कई डिसीजन बहुत कम समय में लेने पड़ते हैं। यहाँ पे कमांडर को समझना होगा कि ब्रिगेड कितनी जल्दी मूव कर सकती है, फाइटर स्क्वाड्रन कितने सॉर्टेज कर सकता है, कौन सा एयरबेस सुरक्षित है, एम्यूनिशन और फ्यूल कितने दिन चलेंगे, शिप या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए कब तक अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। ये जजमेंट्स केवल फाइल्स या
या मैनुअल से नहीं आती, वो वर्षों के ऑपरेशनल एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए समाधान थिएटर रिफॉर्म रोकना नहीं है, समाधान है कि ज्वाइंट मिलिट्री एजुकेशन, क्रॉस सर्विसेज पोस्टिंग्स, रियलिस्टिक वार गेम्स और थिएटर कमांड से पहले पर्याप्त ज्वाइंट एक्सपीरियंस। दूसरा रिस्क आ सकता है सर्विस कल्चर और करियर एंजाइटी का। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अलग प्रोफेशनल कल्चर्स हैं, क्योंकि तीनों अलग इन्वायरमेंट में काम करते हैं। आर्मी टेरिटोरी कैप्चर और होल्ड करती है, एयरफोर्स स्पीड, रीच और कंसंट्रेशन ऑफ एयर पावर पर जोर देती है। नेवी लंबे समय तक डिस्पर्स्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस करती है। इंटीग्रेशन के दौरान ऑफिसर्स और पर्सनल के सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। थिएटर कमांड किस सर्विस ऑफिसर को मिलेगा? रैंक इक्विवेलेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज पर क्या असर पड़ेगा? यूनिट्स और प्रोफेशनल आइडेंटिटी कौन बनाए रखेगा? डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स किससे कंट्रोल में होंगे? और ये केवल ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चंस नहीं है। यदि पर्सनल को लगे कि नया सिस्टम उनके सर्विस या करियर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मोरल और इंटर सर्विस ट्रस्ट प्रभावित हो सकता है। और यहीं पे आर्टिकल का संकेत है, इंटीग्रेशन सबसे कठिन समस्या वेपन्स या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हायरार्की, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट हो सकता है। ज्वाइंट कल्चर वाले का अर्थ सर्विस कल्चर समाप्त करना नहीं है। बेहतर अप्रोच ये होगा कि तीनों सर्विसेज की स्पेशलाइज्ड स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए उन्हें कमांड ऑपरेशनल पर्पस से जोड़ा जाए। थर्ड रिस्क कि डिसीजन मेकिंग तेज होगी या स्लो। देखो, थिएटर कमांड का उद्देश्य डिसीजन मेकिंग को तेज करना है, लेकिन यदि नई रिपोर्टिंग लाइंस बहुत कॉम्प्लेक्स होगी तो रिफॉर्म उल्टा डिले पैदा कर सकता है। आर्टिकल प्रपोज्ड वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी VCDS और CDS के साथ एक एडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेयर की चर्चा करता है, और युद्ध के समय थिएटर कमांडर्स को रक्षा मंत्री तक डायरेक्ट ऑपरेशनल एक्सेस मिल सकता है। लेकिन पीस टाइम यदि हर डिसीजन कई हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है तो क्राइसिस के समय अचानक शॉर्ट कमांड चेन अपनाना आसान नहीं होगा। इसलिए पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि ऑपरेशनल एडवाइस कौन देगा, रिसोर्स कौन एलोकेट करेगा, प्रायोरिटीज कौन तय करेगा और फाइनल ऑर्डर किस अथॉरिटी से आएगा। मान लेते हैं कि दो थिएटर्स को एक ही समय पर फाइटर एयरक्राफ्ट, सर्विलांस सैटेलाइट या लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम चाहिए, तब ये कौन तय करेगा कि रिसोर्स कहां भेजे जाए? तो सर, कागज पे ऑर्गेनाइजेशनल बॉक्सेस बनाना बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविक चुनौती कंपीटिंग ऑपरेशनल डिमांड को समय पर रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेडीनेस। सो रेडीनेस का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इंडिया में डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अक्सर बजट, सोल्जर्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट और वेपन्स की संख्या में मापा जाता है, लेकिन यह आर्टिकल कहता है कि मॉडर्न मिलिट्री रेडीनेस इससे बहुत डिफरेंट है। रेडीनेस का अर्थ है जो फोर्स कागज पर उपलब्ध है, क्या वो आज अपना मिशन पूरा कर सकती है? एक फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री मौजूद हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस के कारण उड़ने योग्य ना हो। एक ब्रिगेड के पास सोल्जर वेपन्स हो सकते हैं, लेकिन फ्यूल, एम्यूनिशन या ट्रांसपोर्ट कम हो सकता है। इसी तरह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास एडवांस सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और डेटा लिंक्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सके तो वास्तव में इंटीग्रेटेड फोर्स नहीं है। और आर्टिकल के अनुसार इंडिया अभी मुख्यतः 4 इनपुट्स मनी, मैन पावर, मशीन्स, मटीरियल्स यानी 4 M's को मेजर करता है। लेकिन रेडनेस फ्रेमवर्क को यह देखना चाहिए कि इन इनपुट्स से वास्तविक ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी बन रही है। सो रेडनेस के 4 लेवल्स हैं। यूनिट लेवल रेडनेस, चाहे इंडिविजुअल, स्क्वाड्रन, शिप और ब्रिगेड असाइन मिशन के लिए तैयार है। इसमें पर्सनल स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट, सर्विसेबिलिटी, ट्रेनिंग और अम्यूनिशन की स्थिति देखी जाएगी। दूसरा है फोर्स रेडनेस, क्या अलग अलग यूनिट से मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकती हैं? उदाहरण के लिए, क्या आर्मी की ग्राउंड यूनिट एयरफोर्स से टाइमली एयर सपोर्ट मांग सकती है? और क्या दोनों के कम्युनिकेशन सिस्टम कंपैटिबल है? थर्ड विल बी सस्टेनेबिलिटी, क्या ऑपरेशन केवल पहले दिन नहीं बल्कि कई दिनों या सप्ताह तक जारी रखा जा सकता है? इसके लिए फ्यूल, एम्यूनिशन, रिपेयर्स, फूड, मेडिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट आवश्यक है। एंड फोर्थ इज सर्ज कैपेसिटी, यदि कॉन्फ्लिक्ट अचानक बढ़ जाए तो फोर्स नॉर्मल ऑपरेशन से अधिक एक्टिविटी कितनी जल्दी हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, एयरफोर्स एक दिन में सामान्य से अधिक सॉर्टीज कितने समय तक चला सकते हैं, या आर्मी कितनी तेजी से रिजर्व को मोबिलाइज कर सकती है। अब इंडिया ने अब तक कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया। CDS को उसका सेक्रेटरी और रक्षा मंत्री का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर बनाया गया। DMA का
मैंडेट ज्वाइंट प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, ट्रेनिंग और मिलिट्री कमांड्स को रीस्ट्रक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 लाया गया। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर्स को उनके अधीन काम करने वाले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देता है। अब इंडिया का एकमात्र ज्वाइंट सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड सर विजयपुरम स्थित अंडमान निकोबार कमांड इंडिया का पहला और अभी तक एकमात्र ज्वाइंट सर्विसेज ऑपरेशन कमांड है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स कैपेबिलिटी शामिल है। ये थिएटर इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग इंडियन एग्जाम्पल है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को इसी मॉडल पर रीऑर्गेनाइज करना कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पे हम यूएस के गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट के कंपैरिजन देख सकते हैं। यूएस ने गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट 1986 के माध्यम से ज्वाइंट कमांड सिस्टम को मजबूत किया था। इस रिफॉर्म ने ऑपरेशनल चेन को ब्रॉडली प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फिर कॉम्बैटेंट कमांडर्स के रूप में स्टैब्लिश किया। तो सर्विस फोर्सेस को ऑर्गेनाइज, ट्रेन और इक्विप करती रही। सो लेट्स सी द बैलेंस्ड कंक्लूजन। थिएटर कमांड्स मॉडर्न वॉरफेयर की वास्तविक आवश्यकता को रिकॉग्नाइज करती है। as लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस अलग अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं चल सकते। फिर भी फॉरेन मॉडल्स को मैकेनिकली कॉपी नहीं किया जा सकता। यूएस के ग्लोबल मिलिट्री कमिटमेंट्स, चाइना की पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रक्चर और इंडिया की ज्योग्राफी अलग है। सो इंडिया को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्कार्स एयरक्राफ्ट और सर्विलांस एसेट्स को अननेसेसरली डिवाइड ना करे, सर्विस एक्सपर्टीज को बनाए रखे, कमांड चेन को छोटा और स्पष्ट रखे और लॉजिस्टिक्स तथा कम्युनिकेशन को जेन्युइनली इंटीग्रेटेड बनाए। सो व्हाट इज द कोर टेक अवे? थिएटराइजेशन का उद्देश्य तीनों सर्विसेज केवल एक हेडक्वार्टर्स के नीचे ले आना नहीं है। इसका उद्देश्य उन्हें एक इफेक्टिव फाइटिंग सिस्टम में बदलना है और इसकी सफलता कमांड्स की संख्या से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि क्राइसिस के पहले दिन फोर्सेस कितनी तेजी से मोबिलाइज, कम्युनिकेट, स्ट्राइक और सस्टेन कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। पेज 9, इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड ग्लोबल गिग वर्क लॉ। देखो, इस आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट ये है कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ने डिलीवरी राइडर्स, कैब ड्राइवर्स, वेयर हाउस पिकर्स और ऑनलाइन डेटा लेबलर्स के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो पैदा की हैं, लेकिन अधिकांश वर्कर्स को एम्प्लॉय मानने के बजाय ये पार्टनर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। इससे प्लेटफॉर्म काम, पेमेंट और रेटिंग को तो कंट्रोल करता है, लेकिन मिनिमम वेज, ओवर टाइम, एक्सीडेंटल कवर, सोशल सिक्योरिटी जैसा एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार नहीं करता। इसी बैकग्राउंड में 12 जून 2026 को जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने कन्वेंशन नंबर 193 यानी कि डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी अडॉप्ट किया। यह प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाया गया पहला ग्लोबल लेबर कन्वेंशन है। इसके पक्ष में 406 वोट्स पड़े, 8 अगेंस्ट में 36 अब्सेंट रहे। चाइना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान जैसे देशों ने इसको सपोर्ट किया। ILO के ट्राइपार्टाइट सिस्टम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के डेलीगेट्स अलग अलग वोट करते हैं। इंडिया के एम्प्लॉयर और वर्कर डेलीगेट्स ने कन्वेंशन का समर्थन तो किया, लेकिन गवर्नमेंट डेलीगेट ने अब्सटेन किया। आइए समझते हैं, कन्वेंशन को उद्देश्य प्रत्येक प्लेटफॉर्म वर्कर को एम्प्लॉय घोषित करना नहीं है, वो क्लासिफिकेशन से पर एक मिनिमम फ्लोर ऑफ राइट्स बनाता है। इसमें स्टैट्यूटरी या निगोशिएटेड मिनिमम के अनुसार पे, समय पर पेमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ प्रोटेक्शन और कॉम्परेबल वर्कर्स के समान सोशल सिक्योरिटी शामिल है। आर्टिकल 9 क्लासिफिकेशन की वास्तविक समस्या को एड्रेस करता है। वर्कर्स को एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर क्या कहा गया, मतलब इस तरह किस शब्द से इसको लेवल किया गया, इसका निर्णय केवल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि एक्चुअल वर्क कैसे होता है। क्या प्लेटफॉर्म रेट्स तय करता है, ऑर्डर्स एलोकेट करता है, परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है और वर्कर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। यदि कंट्रोल एम्प्लॉयर जैसा है तो केवल पार्टनर का लेबल देके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। कन्वेंशन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट पर है। प्लेटफॉर्म्स के सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करते हैं किस वर्कर को ऑर्डर मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, रेटिंग कैसे घटेगी, अकाउंट कब सस्पेंड होगा। कन्वेंशन सिग्निफिकेंट ऑटोमेटेड डिसीजन डिस्क्लोज करने,
रिटर्न एक्सप्लेनेशन देने और ह्यूमन रिव्यू उपलब्ध कराने की बात करता है। सिंपल शब्दों में एल्गोरिदम वर्कर की इनकम बंद कर सकता है, लेकिन वह अंतिम और अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। यह प्रोटेक्शन इंडिया के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिग वर्कफोर्स तेजी से भारत में बढ़ रही है। नीति आयोग प्रोजेक्शन के अनुसार 2020-21 में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो कि 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का लगभग 6.7%। और आर्टिकल के अनुसार 39% वर्कर्स 10,000 से 25,000 और 34% 25,000 से 40,000 मंथली कमाते हैं। कई लोग लगभग 12 आवर शिफ्ट करते हैं, फ्यूल कॉस्ट स्वयं उठाते हैं और ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता। केवल लगभग 15% के पास किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पॉसिबल आर्गुमेंट है वो ये हो सकता है कि इंडिया के पास पहले से ही अपना फ्रेमवर्क है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ, मैटरनिटी और ओल्ड एज प्रोटेक्शन जैसे स्कीम्स की अनुमति भी देता है। एग्रीगेटर से एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है, लेकिन ये वर्कर्स को किए गए पेमेंट के 5% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल की क्रिटिसिज्म है कि बेनिफिट्स की एग्जैक्ट नेचर, अमाउंट और एलिजिबिलिटी पर्याप्त रूप से ऑपरेशनल नहीं है भारत में। इसी बीच राजस्थान ने 2023 में प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स लॉ बनाया, जो कि कर्नाटक और तेलंगाना वेलफेयर बोर्ड फ्रेमवर्क की ओर बढ़े। इसलिए फेडरलिज्म के नाम पे एब्सेंट होने का डिफेंस बड़ा कमजोर है। स्टेट्स तो स्वयं रेगुलेशन की आवश्यकता को स्वीकार रहे हैं। और ये ओपिनियन, ये आर्टिकल इंडिया के ब्रॉडर ILO रिकॉर्ड को भी उठाता है। इंडिया ने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कन्वेंशन नंबर 87, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98 रेटिफाई नहीं किए। वहीं भी कन्वेंशन नंबर 190 ऑन वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट भी रेटिफाइड नहीं है। इंडिया सामान्यतः कन्वेंशन तभी रेटिफाई करता है जब डोमेस्टिक लॉज पहले से उसके अनुरूप हों। ऑफिशियल ILO डेटा के अनुसार वर्तमान क्लासिफिकेशन में इंडिया ने 10 फंडामेंटल कन्वेंशन में से 6 रेटिफाई किए हैं। सो व्हाट शुड बी आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन? इंडिया का एब्सेंट होना कन्वेंशन को परमानेंटली रिजेक्ट करना नहीं है। हम अपने आप ये नहीं मान लें कि इंडिया एब्सेंट है तो इंडिया ने परमानेंटली कन्वेंशन को रिजेक्ट कर दिया। एडॉप्शन अपने आप इंडियन लॉ नहीं बनता, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन रेटिफिकेशन के बाद ही आती है। सो प्लेटफॉर्म रेगुलेशन में एक्सेसिव रिजिडिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस इनोवेशन को अफेक्ट कर सकती है। फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि आप एक्सीडेंट, फ्यूल कॉस्ट, इलनेस और इनकम वोलेटिलिटी का पूरा रिस्क वर्कर्स उठाए, जबकि प्लेटफॉर्म प्राइसिंग और अकाउंट एक्सेस को कंट्रोल करे। सो व्हाट शुड बी द कोर टेक अवे? गिग इकोनॉमी की वास्तविक परीक्षा ये नहीं है कि ऐप कितनी तेजी से सर्विस को डिलीवर कर रहा है, 10 मिनट्स बोल्ड डिलीवरी, बल्कि यह है कि उसके पीछे काम करने वाले वर्कर्स को डिग्निटी, प्रेडिक्टेबल इनकम, सोशल प्रोटेक्शन और एल्गोरिदम के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार मिलता है या नहीं। टेक्नोलॉजी वर्क को फ्लेक्सिबल बना सकती है, उसे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनविजिबल करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। मूव करते हैं पेज 10, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड चाइनास AI गिफ्ट ए कंस्ट्रेंट। इस आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट यह है कि चाइना द्वारा अपने पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स दुनिया के लिए खोलना केवल उदारता या इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का मामला नहीं है, इसके पीछे प्रैक्टिकल मजबूरी भी है। चाइनीज कंपनीज ऐसे AI मॉडल्स बना सकती हैं जो अमेरिकन मॉडल्स के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने एडवांस कंप्यूटर चिप्स नहीं है जो स्वयं इन मॉडल्स के करोड़ों ग्लोबल यूजर्स के लिए लगातार चला सके। इसलिए चाइना मॉडल को तैयार करके उसके इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट्स दुनिया को दे रहा है ताकि दूसरे देश और कंपनी उसे अपने कंप्यूटर्स पे चलाएं और कंप्यूटिंग का खर्चा स्वयं उठाएं। सिंपल शब्दों में कहें तो चाइना AI टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसे चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया से लगवा रहा है। और आर्टिकल इसी स्ट्रेटजी को चाइना की ओपननेस बाय नेसेसिटी बताता है। यूपीएससी में यह विषय जीएस पेपर 2 में यूएस चाइना टेक्नोलॉजी राइवलरी और डिजिटल डिप्लोमेसी, जीएस पेपर 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तथा एसए में टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पावर और डिजिटल इनइक्वालिटी के लिए उपयोगी है। आइए समझते हैं इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है। संघाई में 9वां वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ।
चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 9 वर्षों में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, जिससे स्पष्ट होता है कि चाइना के लिए एआई अब केवल कमर्शियल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। शी ने चाइनीज एआई को एक ग्लोबल पब्लिक गुड के रूप में प्रस्तुत किया। ग्लोबल पब्लिक गुड से आशय ऐसी चीज है जिसका लाभ केवल एक देश या कंपनी तक सीमित न होकर पूरी दुनिया को मिल सके, और चाइना ने स्वयं को अमेरिका के मुकाबले अधिक ओपन और कोऑपरेटिव एआई पावर के रूप में प्रस्तुत किया। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अनुसार अमेरिकन कंपनी जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल अपने सबसे एडवांस मॉडल्स को अपने ही कंप्यूटर्स पर चलाती हैं। इसके विपरीत डीप सीक, अलीबाबा, क्वेन और मूनशॉट जैसी चाइनीज कंपनीज अपने कई मॉडल्स को लोगों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन इस डिफरेंस को समझने के लिए पहले एआई मॉडल के बेसिक फंक्शनिंग को हमें समझना पड़ेगा। एआई मॉडल और मॉडल वेट्स क्या होते हैं, पहले इस प्रश्न को हम समझते हैं। एआई मॉडल ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बड़ी मात्रा में टेक्स्ट, इमेज या दूसरे डेटा पर ट्रेन की जाती है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल ये सीखता है कि वर्ड्स, फैक्ट्स और आइडियाज आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और किसी क्वेश्चन का संभावित आंसर कैसे बनाया जाए। ट्रेनिंग के बाद मॉडल के भीतर अरबों न्यूमेरिकल सेटिंग्स बनती हैं। इन्हें मॉडल वेट्स कहा जाता है। इन्हें सरल भाषा में मॉडल की सीखी हुई समझ या लर्नड सेटिंग्स या अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। जब कोई कंपनी मॉडल वेट्स डाउनलोड करने देती है तो दूसरी कंपनी या कंट्री उस मॉडल को अपने कंप्यूटर्स पे चला सकती है। इसे ओपन वेट मॉडल कहते हैं। वह मॉडल को अपनी भाषा और जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है, एडिशनल डेटा देकर फ्यूचर और फर्दर ट्रेन कर सकती है, अपने सरकारी या प्राइवेट सर्वर पर चला सकती है और ओरिजिनल कंपनी के परमिशन पर लगातार निर्भर रहने से बच सकती है। अब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर का समूह होता है जो यूजर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अब यहीं पे अमेरिकन एपीआई मॉडल कैसे अलग है चाइनीज से, इसको समझते हैं। अमेरिकन कंपनी सामान्यतः अपने एडवांस मॉडल को डाउनलोड नहीं करने देती। मॉडल उनके अपने डेटा सेंटर्स में रहता है। यूजर्स इंटरनेट के माध्यम से उस मॉडल को क्वेश्चन भेजता है और आंसर प्राप्त करता है। जैसे अपन अभी चैट जीपीटी को अपन चैट में लिखते हैं, मैसेज डाला, वो से रिस्पॉन्स करता है। दूसरा, अगर आप चाहें उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब हुआ कि आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, आपने अपने वेबसाइट में चैट जीपीटी के एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया। अब आपके भी वहां पे, आपके भी वेबसाइट पे वो एआई काम करना शुरू कर देगा। तो सरल भाषा में एपीआई एक डिजिटल रास्ता है जिसके माध्यम से कोई ऐप किसी दूसरी कंपनी के एआई मॉडल का यूज कर सकती है अपने ऐप में। सो इस व्यवस्था में मॉडल पे प्रोवाइडर कंपनी कंट्रोल बना रहता है। वो सब्सक्रिप्शन फी लेता है, यूजर्स लिमिट लगा सकता है, किसी कंट्री या कंपनी के एक्सेस को बंद कर सकता है अथवा टर्म्स ऑफ सर्विस बदल सकता है। वहीं पे ओपन वेट मॉडल में वेट्स डाउनलोड हो जाने के बाद ओरिजिनल कंपनी एक्सेस आसानी से वापस नहीं ले सकती। आर्टिकल पपुआ न्यू गिनिया और सेंगल का उदाहरण देता है। पर्याप्त कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने पर छोटा या डेवलपिंग कंट्री भी चाइनीज मॉडल को अपने लोकल सर्वर पर चला सकता है। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उसका सेंसिटिव डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा। इसे डेटा सोवरेनिटी भी कहा जाता है, अर्थात किसी देश का अपने नागरिक और इंस्टीट्यूशन के डेटा पे कंट्रोल। अब चाइना को उससे क्या फायदा हो रहा है, चाइना को से किस तरह का डिप्लोमेटिक लाभ मिल सकता है? तो चाइना की पहली मोटिवेशन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल है। बीजिंग डेवलपिंग कंट्री के सामने ये नैरेटिव रख रहा है कि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एडवांस टेक्नोलॉजी को सीमित रखे हुए, कंट्रोल किए हुए, जबकि चाइना एआई के बेनिफिट्स को पूरे वर्ल्ड के साथ साझा कर रहा है। और इस स्ट्रैटेजी से चाइना को कई लाभ मिल सकते हैं। चाइनीज मॉडल्स का ग्लोबल यूज बढ़ेगा, चाइनीज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अधिक देशों में अपनाए जाएंगे और डेवलपिंग वर्ल्ड में बीजिंग की इमेज एक कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में मजबूत होगी। इसे अपन एआई डिप्लोमेसी कहते हैं। जब कोई कंट्री एआई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो उसे अपन एआई डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन आर्टिकल कहता है कि डिप्लोमेसी पूरी कहानी नहीं है, थामा, ये चाइना है। सो चाइना के खुलेपन के पीछे गंभीर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट भी है, वो है कंप्यूट शॉर्टेज। कंप्यूट और जीपीयू क्या होते हैं, अब इस पे आते हैं। कंप्यूट और जीपीयू का मीनिंग क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं? सो कंप्यूट का अर्थ है किसी कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की क्षमता। सो कंप्यूटर जीपीयू है क्या? सो कंप्यूट का अर्थ है किसी कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की क्षमता। और पावरफुल एआई मॉडल को बनाने और चलाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
और इन कैलकुलेशन के लिए विशेष चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। जीपीयू पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे एक साथ बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए ये मॉडर्न एआई में बहुत ही यूजफुल है। अब चाइना की समस्या ये है कि यूएस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के कारण उसे सबसे एडवांस जीपीयूज पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे। और यहीं पे एक और टेक्निकल टर्म आता है, ट्रेनिंग और इन्फेरेंस। इसका भी हमें अंतर को समझना पड़ेगा। आर्टिकल का सबसे जो इंपॉर्टेंट, इस जो न्यूज आर्टिकल है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एआई मॉडल को बनाने और उसे करोड़ों लोगों के लिए चलाने के बीच के अंतर को समझाता है। ट्रेनिंग में मॉडल को पहली बार डेटा से सिखाया जाता है और इसके लिए हजारों चिप्स को कुछ महीनों तक एक साथ चलाया जाता है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद फिनिश्ड मॉडल तैयार होता है। यह बहुत महंगी लेकिन मुख्यतः वन टाइम प्रोसेस है। ये जो आप ट्रेन करते हैं मॉडल को, ये महंगी तो है लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है। आर्टिकल में दिए गए एस्टीमेट के अनुसार GPT-4 को लगभग 25,000 NVIDIA चिप्स पर ट्रेन किया गया। मेटा ने अपने मॉडल को करीब 16,400 चिप्स पे ट्रेन किया। DeepSeek V3 को लगभग 2000 एक्सपोर्ट कंप्लायंट H चिप्स पर ट्रेन किया गया। इससे पता चलता है कि चाइना लिमिटेड चिप्स के बावजूद एक एडवांस मॉडल तैयार कर सकता है। वह कुछ वर्षों में चिप्स इकट्ठा कर सकता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मॉडल तैयार होने के बाद जब यूजर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तब वह हर क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए फिर कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करता है और इस प्रोसेस को इन्फेरेंस कहते हैं। तो ट्रेनिंग तो एक ही बार होती है, लेकिन इन्फेरेंस हर यूजर हर क्वेश्चन के साथ बार बार होता है। इसलिए करोड़ों यूजर्स को सर्विस देने की लगातार बहुत बड़ी चिप कैपेसिटी चाहिए। और आर्टिकल के अनुसार ओपनएआई 2025 में 10 लाख से अधिक जीपीयू की कैपेसिटी पार कर चुका था, जो कि मेटा के पास लगभग 13 लाख जीपीयू इक्विवेलेंट कैपेसिटी का लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया था। मास यूज एआई सर्विस में मॉडल को चलाने वाली चिप फ्लीट, मतलब पूरा चिप का नेटवर्क ट्रेनिंग फ्लीट से 10 से 100 गुना बड़ी हो सकती है। मतलब ट्रेन करने के लिए आपको जितने चिप्स चाहिए थे, उसको चलाने के लिए उससे 10 से 100 गुना चिप्स का आपको जरूरत पड़ सकता है। अब यहीं पे स्टॉक पाइल और कंटिन्यूअस सप्लाई का अंतर समझते हैं। आर्टिकल इसे स्टॉक पाइल वर्सेस फ्लो के अंतर से समझाता है। ट्रेनिंग के लिए चाइना कुछ हजार चिप्स समय के साथ इकट्ठा कर सकता है, इसे स्टॉक पाइल कहते हैं। अर्थात हम धीरे धीरे चिप्स को जमा कर रहे हैं। लेकिन इन्फेरेंस के लिए हर दिन लगातार कंप्यूट करना है हमें। यूजर्स बढ़ेंगे तो चिप्स और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी बढ़ेगी। इसलिए केवल पुराने स्टॉक पाइल से लंबे समय तक हम इसे काम को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चाइना को एडवांस मॉडल बनाने से पूरी तरह नहीं रोक पाए, लेकिन उसे ग्लोबल स्केल पर मॉडल चलाने में कठिनाई हो रही है। मतलब यूएस के रेस्ट्रिक्शंस के कारण चाइना फुल्ली डेवलप तो कर लिया अपना मॉडल, लेकिन इसको यूजर के लिए डेली बेसिस पे चलाना उसका डिफिकल्ट हो रहा है। सो आर्टिकल के अनुसार लगभग 10 चाइनीज फर्म्स को प्रिंसिपली 75,000 H200 चिप्स प्रत्येक खरीदने की अनुमति मिल सकती थी, लेकिन मिड 2026 तक एक भी यूनिट डिलीवर नहीं हुई थी। साथ ही बीजिंग भी चाइनीज कंपनीज को डोमेस्टिक चिप्स अपनाने को कह रहा था। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि चाइना डोमेस्टिक चिप्स क्यों नहीं बना पा रहा? चाइना तो इतना एडवांस, उसके पास तो बहुत सारा रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है, फिर चाइना क्यों नहीं बना पा रहा? सो एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में EUV लिथोग्राफी नाम की अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। कल के हिंदू में आया था बहुत डीप में। ये लिथोग्राफी वो प्रोसेस है जिसमें सिलिकॉन वेफर पर अत्यंत छोटे इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स प्रिंट किए जाते हैं। EUV मतलब एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीन। सो EUV मशीन बहुत छोटी वेवलेंथ वाली लाइट का उपयोग करके एडवांस चिप्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाती हैं, बहुत छोटी। और चाइना को ऐसी मशीन का भी बहुत कम एक्सेस है, इसलिए उसके लीडिंग चिप मेकर SMIC को एडवांस 5 नैनोमीटर चिप्स बनाने में कठिनाई होती है। आर्टिकल के अनुसार जो SMIC की 5 नैनोमीटर लाइन का इल्ड लगभग 20% है। अब इल्ड का अर्थ है कि फैक्ट्री में बनाए गए कुल चिप्स में से कितने चिप्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो 100 में से अगर 20 ही यूजेबल निकले तो प्रोडक्शन बहुत कॉस्टली और कमर्शियली डिफिकल्ट हो जाता है। इसी कैपेसिटी शॉर्टेज के कारण DeepSeek को जनवरी 2025 में
नए रजिस्ट्रेशंस रोकने पड़े थे। और आर्टिकल के अनुसार बढ़ते ट्रैफिक को सर्व करने में समस्या और रिपोर्टेड मैलिशियस साइबर अटैक दोनों ही इसके कारण थे। अब चाइना का ओपन वेट मॉडल चाइना की समस्या को हल कैसे करता है ये समझते हैं। जब चाइना मॉडल वेट्स दुनिया को दे रहा है, जो उन्होंने ट्रेंड मॉडल बनाया है, तो यूजर या कंपनी उस मॉडल को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे चलाती है। अब जीपीयूज, इलेक्ट्रिसिटी और डेटा सेंटर खर्च चाइनीज डेवलपर को नहीं उठाना पड़ता, अर्थात चाइना मॉडल उपलब्ध कराता है, लेकिन मॉडल चलाने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग बर्डन दूसरे देशों और कंपनीज में बढ़ जाता है। आर्टिकल इसे आउटसोर्सिंग ऑफ कंप्यूट मानता है। यह स्ट्रैटेजी सफल भी दिखाई दे रही, बिकॉज आर्टिकल के अनुसार ओपन राउटर पर यूएस फर्म्स के एआई यूज में चाइनीज मॉडल्स की शेयर रिकॉर्ड 60% तक पहुंची, क्योंकि वे अमेरिकन मॉडल्स जैसी कई सर्विसेज काफी कम कीमत में दे रही हैं। सो अब अगला प्रश्न आएगा, क्या चाइना हमेशा ही इतना ओपन रहेगा? सो आर्टिकल कहता है नहीं। जैसा जैसा चाइना एडवांस चिप्स और डेटा सेंटर्स की कमी को पूरा करेगा, वह अपने सबसे पावरफुल नए मॉडल्स को पूरी तरह खुला रखने के बजाय अपने सर्वर्स पर कंट्रोल के साथ चलाएगा या चला सकता है। सबसे एडवांस मॉडल को फ्रंटियर मॉडल्स कहा जाता है, और आर्टिकल का अनुमान है कि फ्यूचर में चाइना फ्रंटियर मॉडल्स को प्रोप्राइटरी यानी कंपनी कंट्रोल्ड बना सकता है, जबकि पुराने या कॉम्पैरेटिवली कम शक्तिशाली मॉडल्स ओपन वेट बने रहेंगे। इसलिए चाइना की ओपननेस केवल फिलोसॉफिकल कमिटमेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भी हो सकती है। सो व्हाट इज द बैलेंस्ड कंक्लूजन? हमें इससे समझने को मिल रहा है आर्टिकल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि यह चाइना की एआई पॉलिसी को केवल प्रोपेगेंडा या जेनरसिटी नहीं मानता। चाइना वास्तव में एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव मॉडल्स बना रहा है, लेकिन एडवांस चिप्स की कमी उसे उन मॉडल्स को ग्लोबल स्केल पर स्वयं चलाने से रोक रही है। इसलिए ओपननेस चाइना के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। दुनिया को रिलेटिवली सस्ते एआई मॉडल्स मिलते हैं और चाइना को कंप्यूटिंग कॉस्ट उठाए बिना ग्लोबल एडॉप्शन मिलता है। सो द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट एआई रेस में केवल सबसे इंटेलिजेंट मॉडल बनाना पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति उस मॉडल को करोड़ों यूजर्स के लिए लगातार सुरक्षित और सस्ते तरीके से चलाने में है। चाइना मॉडल बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर चलाने के लिए चिप्स की कमी है। फिलहाल चाइना की यही कमजोरी दुनिया के लिए ओपन और अफोर्डेबल एआई का अवसर बन रही है, लेकिन ये ओपननेस अस्थायी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसका बढ़ते हैं पेज 13। डज द आरबीआई बिलीव रुपी इज अंडरवैल्यूड? इस आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट यह है कि रूपी का यूएस डॉलर के मुकाबले गिरना और उसका वास्तव में अंडरवैल्यूड होना एक ही बात नहीं है। करेंसी कमजोर तब होती जब उसकी मार्केट प्राइस घटती है, लेकिन वो अंडरवैल्यूड तब मानी जाती है जब उसकी मार्केट प्राइस देश की ग्रोथ, इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी, ट्रेड परफॉर्मेंस और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जैसे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की तुलना में जरूरत से अधिक नीचे चली जाए। आरबीआई गवर्नर ने पहले एक इंटरव्यू में कथित रूप से कहा कि रूपी नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर दोनों टर्म्स में अंडरवैल्यूड हो सकता है। बाद में मॉनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अधिक सावधानी से कहा कि रूपी को ओवर वैल्यूड मानना उचित नहीं होगा और कुछ असेसमेंट में वह अंडर वैल्यूड दिखाई दे सकता है। सेंट्रल बैंकर्स सामान्यतः किसी करेंसी की सही कीमत पर स्पष्ट टिप्पणी करने से बचते हैं। इसलिए गवर्नर की बात को इस संकेत के रूप में देखा गया कि आरबीआई के अनुसार रूपी की रिसेंट वीकनेस पूरी तरह इंडियन इकोनॉमी के हालत को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन यह रूपी की मजबूती करने घोषणा या किसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टारगेट का संकेत भी नहीं है। और समझते हैं, पहले सिलेबस मैपिंग कर लें। ये तुम्हारे स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी जीएस पेपर 3 में एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स, फॉरेक्स रिजर्व, कैपिटल इनफ्लोज, मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है। अब रूपी अंडरवैल्यूड होने का अर्थ क्या है? करेंसी कोई एक साइंटिफिकली फिक्स्ड करेक्ट प्राइस नहीं होता, उसकी वैल्यू लगातार डॉलर के डिमांड और सप्लाई से बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और यदि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं तो ऑयल कंपनीज को अधिक डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। इसी तरह यदि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हमारे बाहर से पैसा लेके आते हैं, FIIs, इंडियन शेयर्स या बॉन्ड से बेचकर पैसा वापस ले जाए तो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके उनको डॉलर चाहिए। दोनों स्थितियों में डॉलर का डिमांड बढ़ेगी और रुपये का डिप्रिशिएशन होगा क्योंकि रुपये में प्रेशर आएगा। इसके अपोजिट एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस
और ओवरसीज बोरोइंग के माध्यम से डॉलर्स इंडिया में आते हैं। सो डॉलर्स इनफ्लो बढ़े तो रूपी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट हमेशा इकोनॉमी के अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को सही नहीं दिखाता। समटाइम्स वार, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस इंटरेस्ट रेट या अचानक इन्वेस्टर्स पैनिक के कारण रूपी बहुत तेजी से गिर सकता है, भले इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ और एक्सटर्नल पोजीशन ब्रॉडली स्टेबल रहो। और जब करेंसी एस्टिमेटेड इक्विलिब्रियम वैल्यू से अधिक कमजोर हो जाए तो इकोनॉमिस्ट उसे अंडर वैल्यूड कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम वैल्यू से आशय उस ब्रॉड लेवल से है जो इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लेशन, ट्रेड, कैपिटल फ्लोज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अनुरूप माना जाए। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बल्कि अलग अलग मॉडल से निकाला गया असेसमेंट होता है। अब आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई के जो स्टेटमेंट पर आरबीआई से क्यों सोच रहा है कि आर्टिकल के अनुसार रूपी 2026 में ईयर टू डेट लगभग 5.8% डिप्रिशिएट हुआ था। इसके पीछे कई सारे एक्सटर्नल प्रेशर थे, यानी कि एलिवेटेड इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस डॉलर की ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग, इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल आउटफ्लोज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा इंडियन इक्विटीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालना, इन डेवलपमेंट्स और डॉलर की डिमांड बढ़ाई और इंडिया में फॉरेन करेंसी के फ्लोज को कम किए। लेकिन दूसरी ओर इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी की पोजीशन इतनी कमजोर नहीं दिखाई दे रही। ग्रोथ लगातार 6% से अधिक बना हुआ था, इन्फ्लेशन रिसेंट हाई से नीचे आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 11 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त था। एक्सटर्नल पोजीशन भी ग्लोबल हेडविंड्स मतलब ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद भी रिलेटिवली स्टेबल थी। यही डाइवर्जेंस आरबीआई के असेसमेंट का आधार दिखाई देती है। मार्केट में रूपी पर प्रेशर बहुत अधिक है, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी में उतनी डिटोरिएशन नहीं हुई है, इसलिए रिसेंट फॉल फंडामेंटल्स की तुलना में एक्सेसिव हो सकता है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो सामान्य रेट है जो हमें मार्केट में दिखाई देता है, जैसे एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपया आपको खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन केवल डॉलर के मुकाबले रूपी देखकर उसकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इंडिया का ट्रेड यूरोप। सो आइए यहीं पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का अंतर समझते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो सामान्य रेट है जो हमें मार्केट में दिखाई देती है, जैसे एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपीस चाहिए, लेकिन केवल डॉलर के मुकाबले रूपी को देखकर उसकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इंडिया का ट्रेड यूरोप, चाइना, जापान, गल्फ कंट्रीज और अनेक दूसरे पार्टनर के साथ होता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम तीन बातें देखते हैं। रूपी केवल डॉलर नहीं बल्कि प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के बास्केट के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, प्रत्येक कंट्री को उसके ट्रेड इंपॉर्टेंस के अनुसार वेट दिया जाता है, मतलब उसको प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में उसको वेट दिया जाता है। तीसरा, इंडिया और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इन्फ्लेशन डिफरेंस को भी एडजस्ट किया जाता। तो सरल शब्दों में कहें तो रीर यह बताता है कि इंडियन गुड्स और सर्विसेज दूसरे देशों के गुड्स की तुलना में वास्तविक टर्म्स में कितने महंगे या कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। मान लो कि रूपी नॉमिनली स्टेबल है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन ट्रेडिंग पार्टनर से बहुत अधिक है, तब इंडियन प्रोडक्ट्स रिलेटिवली महंगे हो सकते हैं और रूपी रियल टर्म्स में अप्रिशिएटेड माना जा सकता है। इसके विपरीत नॉमिनल डेप्रिसिएशन और मॉडरेटेड इन्फ्लेशन रूपी को रियल टर्म्स में अधिक कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इसलिए रीढ़ करेंसी का ब्रॉडर पिक्चर देता है। केवल रूपी डॉलर रेट तक सिम एक बहुत ही लिमिटेड पिक्चर है, मतलब रूपी डॉलर को जो हम देखते रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड पिक्चर है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है, तो क्या स्ट्रांग रूपी हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता? आमतौर पर स्ट्रांग करेंसी को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिक्स्ड है। स्ट्रांग रूपी से क्रूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्टिलाइजर जैसे इंपोर्ट्स हमें सस्ते पड़ेंगे। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और कंज्यूमर्स तथा इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को राहत मिलती है। लेकिन इंडियन एक्सपोर्ट्स फॉरेन बायर्स के लिए कंपैरेटिवली महंगे हो सकते हैं। आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स या इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को $1 की अर्निंग पर कम रुपीस मिलेंगे, और इसी तरह वीक रूपी एक्सपोर्ट्स और विदेश से रेमिटेंस प्राप्त करने वाले हाउस होल्ड को अधिक रुपये दे सकता है। लेकिन ऑयल, गैस, मशीनरी
और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसी को अपन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए आरबीआई को उद्देश्य रूपी को हर परिस्थिति में स्ट्रांग बनाना नहीं है, उसे करेंसी स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इन्फ्लेशन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। नाउ हाउ आरबीआई डज दिस, हाउ आरबीआई इंटरवेन? सो इंडिया ब्रॉडली मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है। इसका अर्थ है कि रुपये की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से तय होती है। आरबीआई को फिक्स रेट या नैरो बैंड पब्लिकली डिफेंड नहीं करता, लेकिन यदि रुपये बहुत तेजी से गिरने लगे तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेच सकता है और डॉलर सप्लाई बढ़ने से मार्केट प्रेशर कम हो सकता है। और यदि बहुत अधिक डॉलर्स आ रहे हैं तो रुपये तेजी से मजबूत हो रहे हैं तो आरबीआई डॉलर्स खरीद के अपने रिजर्व बढ़ा लेगा। सो मार्केट से एक्सेस डॉलर को वो सोक कर लेगा। इसे किसी एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट को परमानेंटली फिक्स करना नहीं, बल्कि एक्सेसिव वोलेटिलिटी को स्मूथ करना कहा जाता है। आरबीआई ऑर्डरली मार्केट कंडीशंस बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अचानक करेंसी मूवमेंट बिजनेस, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। यहां पे कॉन्सेप्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये हम इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में देखेंगे। अब गवर्नर की टिप्पणी का हम देखते हैं मार्केट सिग्नल क्या है। गवर्नर का स्टेटमेंट इमीडिएट पॉलिसी एक्शन से अधिक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का माध्यम हो सकता है। यदि ट्रेडर्स मान लें कि रुपये लगातार कमजोर होगा तो वो पहले से डॉलर्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। इससे डिप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन स्वयं डिप्रिसिएशन बढ़ा सकता है। मतलब द वे वेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ डिप्रिसिएशन will itself lead to depreciation। इसे वन साइडेड स्पेकुलेशन कहा जाता है। आरबीआई का संकेत है कि रुपये फंडामेंटल्स की तुलना में अधिक कमजोर हो गया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बताता है कि सेंट्रल बैंक मूवमेंट्स पर ध्यान दे रहा है। इससे पैनिक कम हो सकता है। भले ही आरबीआई कोई फिक्स रेट अनाउंस ना करे, फिर भी रुपये का फ्यूचर पाथ आरबीआई का स्टेटमेंट अकेले तय नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, यूएस मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत ही इस पर डिपेंडेंट होंगे। अब बढ़ते हैं प्राइवेट आर&डी वाले न्यूज पे। पेज 12, प्राइवेट आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड्स क्रॉसेस गवर्नमेंट्स इन FY। इस आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट यह है कि इंडिया के इनोवेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाई दे रहा है। पहली बार प्राइवेट इंडस्ट्री ने देश के कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D एक्सपेंडिचर में 50% से अधिक योगदान किया है। इसका अर्थ यह है कि नई टेक्नोलॉजीज, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और कमर्शियल प्रोडक्ट विकसित करने में बिजनेस हाउसेस की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हेडलाइन को केवल सक्सेस स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ना सकारात्मक है, अच्छी बात है, पर हमें यह भी देखना होगा कि वृद्धि वास्तविक इन्वेस्टमेंट के कारण हुई है या बेहतर डेटा कलेक्शन का भी इसमें योगदान है। साथ ही प्राइवेट कंपनी सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों में रिसर्च करती है जहां कमर्शियल रिटर्न संभव हो। बेसिक साइंस, क्लाइमेट रिसर्च और पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए गवर्नमेंट फंडिंग अभी भी उतनी ही आवश्यक है। इसका पहले इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस न्यूज का। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने लोकसभा में बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री का इंडिया के नेशनल R&D एक्सपेंडिचर में हिस्सा 2017-18 में जो 38.5% था, 2020-21 में गिरकर 36.4% हो गया, 2021-22 में 45.5% हो गया, 22-23 में 48% और 2023-24 में 51.8% हो गया। यह पहली बार है जब बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन नेशनल रिसर्च स्पेंडिंग के आधे से अधिक हुआ और आर्टिकल के अनुसार सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंबाइंड एक्सपेंडिचर को पार कर गया। एब्सोल्यूट टर्म्स में प्राइवेट इंडस्ट्री R&D स्पेंडिंग 2020-21 के लगभग 40,400 करोड़ से लगभग दुगनी होकर 2021-22 में 88,600 करोड़ की हो गई। 2023-24 में यह बढ़ के लगभग 2023-24 में बढ़कर लगभग 1,26,800 करोड़ पहुंच गया। और इसी दौरान इंडिया का कुल ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट GERD भी तेजी से बढ़ा। 2019-20 में 1.33 लाख करोड़, 2020-21 में 1.27 लाख करोड़, 2021-22 में 1.95 लाख करोड़, 2022-23 2.13 लाख करोड़ और 2023-24 2.45 लाख करोड़। GERD में सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तथा प्राइवेट कंपनी सभी का डोमेस्टिक रिसर्च एक्सपेंडिचर शामिल होता है। अब जीडीपी के अनुपात में R&D क्यों महत्वपूर्ण है? केवल रुपया अमाउंट में बढ़ना पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी और प्राइसेस भी समय के साथ बढ़ते हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। इंडिया का GERD 2020-21 में जीडीपी के केवल 0.64% तक गिर गया था। 2021-22 से बढ़कर 0.83 हुआ।
इन 0.8% की सीमा को 2009-10 के बाद पहली बार पार किया गया। फिर भी ग्लोबल कंपैरिजन में इंडिया अभी पीछे है। चाइना जीडीपी का लगभग 2.4%, जापान 3.3%, यूएस 3.5% और साउथ कोरिया 4.8% और इजराइल करीब 5% R&D पे खर्च करता है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में बिजनेसेस अक्सर टोटल रिसर्च स्पेंडिंग का 70% से अधिक हिस्सा देते हैं, इसलिए 51.8% प्राइवेट शेयर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन इंडिया का टोटल रिसर्च एफर्ट अभी भी कंपैरेटिवली छोटा है। छोटे रिसर्च पाई में प्राइवेट शेयर बढ़ना और पूरे रिसर्च पाई का बड़ा होना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन प्राइवेट R&D बढ़ना अच्छी बात है। सो क्यों? क्योंकि कंपनी रिसर्च को लेबोरेटरी से मार्केट तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे न्यू ड्रग, बैटरी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीन, सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल सकती हैं। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंस कम हो सकती है। पेटेंट्स और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच कोलैबोरेशन बढ़ सकता है और इंडियन फर्म्स ग्लोबल वैल्यू चेन में असेंबली से आगे डिजाइन और इनोवेशन तक पहुंच सकते हैं। सो इंडिया में इंडस्ट्रियल R&D में फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज और बायोटेक प्रमुख सेक्टर्स रहे हैं। लेकिन इस डेटा को जो रिसेंट डेटा है थोड़े सावधानी से पढ़ना चाहिए। 2020-21 से 2021-22 के बीच GERD में लगभग 53% जंप असामान्य रूप से बढ़ा है। यह आर्टिकल बताता है कि इस अवधि में मेजर गवर्नमेंट साइंस डिपार्टमेंट के बजट इतनी तेजी से नहीं बढ़े। इसे संकेत मिलता है कि राइज का बड़ा हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्री से आया, लेकिन सर्वे कवरेज भी विस्तृत की गई थी। DST के नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NSTMIS ने मल्टीनेशनल कंपनी जो DSIR रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स के बाहर की फर्म्स को अधिक व्यापक रूप से शामिल किया। NSTMIS नेशनल सर्वे के माध्यम से गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से R&D डेटा एकत्र करता है। इसलिए जंप का एक हिस्सा जेन्युइन न्यू स्पेंडिंग और दूसरा हिस्सा पहले से रिकॉर्ड ना हुई रिसर्च को सर्वे में शामिल करने से आया हो सकता है। फुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स 2025-26 रिपोर्ट अभी पब्लिक ना होने के कारण सेक्टर वाइज और मेथोडोलॉजी बेस्ड स्क्रूटनी अभी लिमिटेड है। अब चलते हैं पेज 1 पे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज, जहां इकोनॉमिक कोअर्सन इज वेपनाइज्ड। यूएस फास्ट ट्रैक एक्ट टू इंपोज अप टू 100% टैरिफ ऑन नेशंस इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल्स। इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है, जो कोर क्रक्स है, वो ये कि यूनाइटेड यूएस अब रशिया पर केवल डायरेक्ट सैंक्शन लगाकर संतुष्ट नहीं है, उसको खुशी नहीं मिल रही। वह उन बड़े देशों को भी इकोनॉमिक प्रेशर में लाना चाहता है जो रशियन ऑयल और गैस खरीद के मॉस्को को रेवेन्यू दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से यूएस सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को आगे बढ़ाने के लिए 26/12 से क्लॉचर मोशन स्वीकार किया। प्रपोज्ड लॉ प्रेसिडेंट को रशिया एनर्जी से के 5 सबसे बड़े खरीदार देशों से अमेरिका आने वाले गुड्स पर अप टू 100% टैरिफ लगाने की शक्ति देगा। इंडिया और चाइना इससे सबसे अधिक संभावित टारगेट्स है। यूएस के लिए जीएस पेपर 2 में इंडिया यूएस एंड इंडिया रशिया रिलेशंस, जीएस पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड्स और एसएम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक कोऑर्सन के लिए उपयोगी है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशिया यूक्रेन वार के बावजूद रशिया बड़ी मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का आर्गुमेंट है कि इस ऑयल से मिलने वाला रेवेन्यू रशियन गवर्नमेंट को मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखने में सहायता करता है। इसलिए प्रपोज्ड यूएस लेजिस्लेशन का उद्देश्य केवल रशियन ऑफिशियल्स, बैंक्स और कंपनीज को सैंक्शन करना नहीं है। यह रशिया के एनर्जी कस्टमर पर प्रेशर बनाना चाहता ताकि मॉस्को को मिलने वाली ऑयल इनकम कम हो। 2025 के ओरिजिनल वर्जन में रशियन एनर्जी खरीदने वाले देशों पर 500% ब्लैंकेट टैरिफ का प्रस्ताव था, लेकिन अपडेटेड वर्जन में से घटाकर अप टू 100% कर दिया गया है और इसका दायरा केवल रशियन क्रूड ऑयल या गैस के 5 सबसे बड़े इंपोर्टर्स तथा प्रमुख सैंक्शंस इवेडर्स तक सीमित किया गया। ऑफिशियल से डिस्क्रिप्शन पता चला कि बिल प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन के साथ टारगेटेड टैरिफ्स का भी प्रोविजन दे रहा है। सो ये 100% टैरिफ वास्तव में किस पे लगेगा? ये टैरिफ इंडिया द्वारा खरीदे गए रशियन ऑयल पर नहीं, बल्कि इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पर लगाया जा सकता है। मान लो कोई इंडियन कंपनी यूएस मार्केट में $100 का टेक्सटाइल, मेडिसिन या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भेज रही है। यदि उस पर 100% एडिशनल टैरिफ लगा दिया तो इंपोर्टर को लगभग $100 अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है। इससे प्रोडक्ट्स की जो लैंडेड प्राइस होगी उस कंट्री में वो दूसरे देश की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट उस मार्केट में अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा और वही प्रोडक्ट वहां पे नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। और यही वाशिंगटन चाहता है कि तुम रशियन ऑयल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको इसका कॉस्ट यूएस मार्केट में चुकाना पड़ेगा और इसी को अपन सेकेंडरी इकोनॉमिक प्रेशर कहते हैं। प्राइमरी सैंक्शन सीधे रशिया या रशियन एंटिटीज को टारगेट करती है, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन अथवा टैरिफ ऐसे थर्ड कंट्रीज या कंपनीज को टारगेट करते हैं जो सैंक्शन कंट्री के साथ ट्रेड जारी रखते हैं। अब इंडिया इस बिल से कैसा अफेक्ट हो सकता है? तो न्यूज़पेपर के अनुसार चाइना रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स का 47% से 50% और इंडिया लगभग 36 से 38% खरीद रहा था। इंडियन गवर्नमेंट डेटा के अनुसार मई 2026 में रशियन ऑयल इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का 40% से थोड़ा सा अधिक था।
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अखबार को बताया कि जून में यह हिस्सा बढ़ के 50% से अधिक हो गया, इसलिए टॉप 5 रेस्ट्रिक्शंस लागू होने पर इंडिया का बिल के स्कोप में आना बहुत ज्यादा संभव है। 2022 के बाद रशिया ने कई बायर्स को डिस्काउंटेड क्रूड प्राइसेस ऑफर किए थे और इंडिया ने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि देश अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। बिकॉज सस्ता रशियन ऑयल इंपोर्ट बिल्स कम करता है, रिफाइनरीज को लो कॉस्ट फीड स्टॉक देता है, पेट्रोल और डीजल प्राइस पर प्रेशर सीमित करता है और ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन के समय एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इसलिए रशियन ऑयल अचानक छोड़ना केवल डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं होगा, इंडिया को संभवतः मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से अधिक महंगा क्रूड खरीदना पड़ेगा। इससे करेंट अकाउंट, रूपी और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर दबाव बढ़ सकता है। नाउ लेट्स सी हाउ इंडिया विल मैन्यूवर दिस पर्टिकुलर जियो इकोनॉमिक टेंशन। अब चलते हैं रैपिड राउंड्स की तरफ, जहां पे हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स को बहुत ही रैपिड वे में देखेंगे। पेज 1 पे एक फोटो कैप्शन है, कब्स क्रूसेज। ये इंटरनेशनल टाइगर डे से जुड़ा हुआ है। सो इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को टाइगर कंजर्वेशन, पोचिंग और हैबिटेट लॉस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जो फोटोग्राफ है बेंगलुरु में आयोजित अवेयरनेस कैंपेन की है। न्यूज़पेपर के अनुसार इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन वाला देश है और विश्व के लगभग 70% वाइल्ड टाइगर्स हमारे यहीं पाए जाते हैं। इसलिए टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया की पॉलिसीज का ग्लोबल सिग्निफिकेंस है और टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर है, इसका अर्थ है फूड चेन के शीर्ष पर होता है। ठीक है, अब चलते हैं पेज 2 पे। एक्सपेडाइट ट्रायल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस केस मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। सो यहां पे पॉक्सो और बीएनएसएस की स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस क्या है वो समझते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने सेक्सुअल ऑफेंस केस में ट्रायल कोर्ट्स को अनावश्यक एडजर्नमेंट्स न देने और स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस पालन करने को कहा। बीएनएसएस के सेक्शन 346 के अनुसार संबंधित सेक्सुअल ऑफेंस ट्रायल को पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद 2 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। वहीं पे पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत चाइल्ड विक्टिम का एविडेंस सामान्यतः 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ट्रायल जहां तक संभव हो 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। और यहां पे एक प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 28 के तहत सेशन कोर्ट को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। सो मूविंग फर्दर, पेज 3 फोटो कैप्शन, व्हाइट वाटर वैरियर्स। इरुवंजीपुआ कहां है और चर्चा में क्यों है? सो इरुवंजीपुआ केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित नदी है। फोटोग्राफ में कर्नाटक की कैकिंग टीम्स इस नदी की ट्रेनिंग करती दिखाई गई है। ये टीम्स मालाबार रिवर फेस्टिवल के 12th एडिशन में भाग लेने की तैयारी कर रही थी। व्हाइट वाटर केकिंग तेज करेंट, रॉक्स और रिवर ग्रेडियंट वाले हिस्सों में होती है। पानी का टर्बुलेंट होने से उसमें व्हाइट फोम दिखाई देता है, जिसके कारण व्हाइट वाटर नाम पड़ा। चलते हैं पेज 4 पे। सेंटर एश्योरेंस कैन नॉट ओवरराइड अ स्टैट्यूटरी प्रोसेस ऑन विथड्रॉवल ऑफ एफआईआर, एक्सपर्ट सेज। सो यहां पे एफआईआर को विथड्रॉल करने का जो टेक्निकल और लीगल प्रोसीजर उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट एफआईआर वापस लेने की घोषणा करे तो क्या केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है? तो नहीं, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद केवल पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव एश्योरेंस से उसे कैंसिल या डी रजिस्टर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देगी और एफआईआर अपने आप पुलिस वापस ले लेगी। इन्वेस्टिगेशन में पर्याप्त एविडेंस न मिलने पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। वह कंप्लेंट को सुनकर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है। दूसरा रास्ता है विथड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जजमेंट आने से पहले कोर्ट से परमिशन मांगता है। कोर्ट विक्टिम को सुनने और पब्लिक इंटरेस्ट की जांच के बाद ही कंसेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स न रखने वाले प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के विरुद्ध कोवर्सिव एक्शन लेने से रोका था। सो प्रीलिम्स का ट्रैप यहां पे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑटोमेटिक एफआईआर नहीं विथड्रॉ होगा, जुडिशियल टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए और दोनों एक चीज नहीं है। पेज 5 पे आते हैं। राज्यसभा पासेस बिल टू क्रिमिनलाइज डिसरिस्पेक्ट टू वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग से संबंधित अमेंडमेंट बिल। इसका प्रपोजल देखते हैं। प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। मौजूदा लॉ नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम से जुड़े एक्ट्स को डिसरिस्पेक्ट को पनिश करता है। 2026 अमेंडमेंट बिल ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के गायन में ऑब्स्ट्रक्शन और उसके डिसरिस्पेक्ट को भी पेनल फ्रेमवर्क में लाने का प्रस्ताव किया। राज्यसभा ने बिल को वॉइस वोट से पारित कर दिया, जिसके बाद इसे लोकसभा के अप्रूवल की आवश्यकता अभी है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 1875 में लिखा था और इसके पहले 2 स्टैंजर्स को 1937 में नेशनल यूज के लिए स्वीकार किया गया था। अब बढ़ते हैं पेज 5। PLI स्कीम्स ड्राइव 96,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, दिस इज स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। सो PLI स्कीम का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इंसेंटिव प्रोडक्शन या इंक्रीमेंटल सेल से जोड़ के दिया जाता है। ये केवल फैक्ट्री लगाने के लिए दी जाने वाली सामान्य कैपिटल सब्सिडी नहीं है। वहीं पे PLI लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2020 में मुख्यतः मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए शुरू हुई। आर्टिकल के अनुसार इसने डोमेस्टिक मोबाइल इकोसिस्टम लगभग 96,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कैटलाइज किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन फिस्कल ईयर 2024-25 में 11.32 लाख करोड़, फिस्कल ईयर 2025-26 13.11 लाख करोड़ और एनुअल ग्रोथ यहाँ पे 15.8% है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन लगभग 23% का है। इसका अर्थ है कि फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू का कितना हिस्सा इंडियन कंपोनेंट्स, लेबर, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है। ऑन इंडिया प्रोग्राम में 12 प्रोजेक्ट्स के लिए 1.64 लाख करोड़ कमिटेड इन्वेस्टमेंट था। 3 प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। अब बढ़ते पेज 6 पे। इन ब्रीफ, राजनाथ अनविल्स फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इन लखनऊ। मिलिट्री मेडिसिन सामान्यतः मेडिसिन से कैसे अलग है? तो कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ में इंडिया का पहला डेडिकेटेड एकेडमिक और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन स्थापित किया गया। मिलिट्री मेडिसिन में सामान्यतः क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ विशेष ऑपरेशनल परिस्थितियां शामिल होती हैं, जैसे बैटलफील्ड ट्रॉमा, मास कैजुअलिटीज, मेडिकल इवैक्यूएशन, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड एक्सपोजर, एविएशन और सबमरीन एनवायरमेंट्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स। डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS की ऑपरेशनल मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना। सो प्रीलिम्स फैक्ट ये कि पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट कहां? लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल और सेंट्रल कमांड लखनऊ। पेज 8 पे आते हैं, इन्वेस्टिगेट क्राइम नॉट मैरिजेस। सो ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। लाइफ पार्टनर चुनना आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंसेंटिंग एडल्ट्स की मैरिज की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अब्यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस बताया। संबंधित एफआईआर बीएनएस सेक्शन 87 के तहत दर्ज की गई थी, जबकि कपल ने मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद अपनी इच्छा से शादी की थी। सो हाई कोर्ट ने इसे क्वैश किया। पेज 6, बॉम्बे हाई कोर्ट क्वैशेस एक्सटॉर्नमेंट ऑफ 2 SDPI फंक्शनरीज। एक्सटॉर्नमेंट ऑर्डर पहले होता है कि समझ लो, एक्सटॉर्नमेंट प्रिवेंटिव पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निश्चित लोकेलिटी या डिस्ट्रिक्ट या ज्योग्राफिकल एरिया से एक लिमिटेड टाइम के लिए बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में 2 व्यक्तियों को दिसंबर 2025 से 1 वर्ष के लिए मुंबई से बाहर कर दिया गया था। ऑर्डर 3 FIR पर आधारित था। उसके बाद कोर्ट ने पाया कि FIR में कोई बहुत सब्सटेंस नहीं है। सो कोर्ट ने पूछा कि ये एक्शन केवल पेटिशनर की, जो पेटिशनर है उनके रिलीजन या पॉलिटिकल एफिलिएशन को देख के सेलेक्टिवली तो नहीं लिया गया, और उसमें फिर उस एक्सटॉर्नमेंट ऑर्डर को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। यहां पे लीगल प्रिंसिपल ये समझना है कि एक्सटॉर्नमेंट कन्विक्शन के बाद का पनिशमेंट नहीं है। इसे एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर ग्रुप में देखा जाता है। फिर भी फ्यूचर ऑफेंस की वास्तविक लाइक्लीहुड, रिलेवेंट एविडेंस और प्रोपोर्शनैलिटी आवश्यक है। बढ़ते हैं पेज 7, नेपाल टाइगर नंबर्स क्लाइम 20% टू एस्टिमेटेड 429 सेज सर्वे। नेपाल की एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन 2022 के 355 से बढ़कर 429 हो गई, लगभग 4 वर्षों में 20% की वृद्धि। ऑफिशियल ने इसे लगभग 5% एनुअल इंक्रीज बताया। सर्वे दिसंबर से जुलाई के बीच हुआ और इसमें 7,300 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया, 5 प्रोटेक्टेड एरिया, 3600 से अधिक मोशन सेंसिटिव कैमरास का उपयोग हुआ। नेपाल ने 2010 में 12 अन्य टाइगर रेस कंट्रीज के साथ मिलकर 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का प्लेस लिया था। उसने पॉपुलेशन को 2009 के लगभग 121, मतलब 2009 में उनके पास 121 था पॉपुलेशन, से बढ़कर 2022 में 355 किया और टारगेट पूरा करने वाला पहला देश बना। पेज 8 एडिटोरियल, जहां पे के राधाकृष्णन कमेटी ने एंटी रिफॉर्म के बारे में क्या क्या सोचा उससे बात है। सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, के राधाकृष्णन कमेटी समटाइम सीन इन न्यूज, तो एंटी रिफॉर्म के बारे में है। इन्होंने क्या क्या प्रपोजल दिए, तो इन्होंने सुझाव दिया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्टैट्यूटरी यूपीएससी लाइक इंस्टीट्यूशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला कि डायरेक्टर जनरल हो, 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो, 10 फंक्शनल वर्टिकल शामिल थे। स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स में साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स, फॉरेंसिक्स और एग्जामिनेशन लॉजिस्टिक्स शामिल थे। इसके अलावा डीजी एग्जाम, बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क, आधार और फेशियल रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें इन्होंने इनके रिकमेंडेशन में शामिल थी। अब आते हैं पेज 8 एडिटोरियल, हाइडिंग द सीजर्स, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। सो सीबीएफसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत फिल्म्स को पब्लिक थिएटरिकल एग्जीबिशन के लिए सर्टिफाई करता है। इसका ऑफिशियल नाम सेंसर बोर्ड नहीं है। और एडिटोरियल का आर्गुमेंट है कि सेंसरशिप केवल सीन काटने के लिए नहीं होती, किसी फिल्म को एग्जामिन या सर्टिफाई करने का निर्णय अनिश्चित समय तक पेंडिंग रखना भी डी फैक्टो बैन बन सकता है। उदाहरण के लिए मंकी मैन का उल्लेख किया गया, जिसे 1 वर्ष से अधिक समय तक फॉर्मली एग्जामिन नहीं किया गया। सीबीएफसी का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सिनेमेटोग्राफ और इसके रूल से आती है। आर्टिकल ने सेक्शन 5A2 के तहत सर्टिफिकेट्स के पब्लिकेशन की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया। यहां पे एक बात याद रखो, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सीबीएफसी का कट वर्जन दिखाना कानूनी रूप से मैंडेटरी नहीं है। तो सिनेमा हॉल में सीबीएफसी वाला ही वर्जन दिखाना, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स पे तुमको रॉ अनकट देख सकते हो। मूविंग टू द पेज 10, the IACS and the making of modern Indian science. So Indian Association for the Cultivation of Science IACS की स्थापना महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से 29 जुलाई 1876 को हुई। सरकार ने 1869 में कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन में इंडियन कंट्रोल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का प्रपोजल रखा था। 1872 में बेथुन सोसाइटी के एक एड्रेस में उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इंडियंस के साइंटिफिक रिसर्च को पर्याप्त सपोर्ट न देने की आलोचना भी की थी।
उनका उद्देश्य केवल साइंस पढ़ना नहीं बल्कि इंडियंस को इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च करने के योग्य बनाना था। सीवी रमन 1907 में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कलकत्ता से जुड़े। सरकारी नौकरी के बावजूद वे ऑफिस आवर्स के बाद आईएसएस की लेबोरेटरीज में रिसर्च करते थे। 1917 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के प्रोफेसर बने, लेकिन आईएसएस उनकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रमुख सेंटर बना रहा। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की घोषणा की और 1930 में नोबेल प्राइज में फिजिक्स प्राप्त किया और वे साइंस में नोबेल जीतने वाले पहले एशियन साइंटिस्ट बने। रमन इफेक्ट में लाइट किसी पदार्थ से गुजरने के बाद उसकी वेवलेंथ में छोटा परिवर्तन होता है और आज रमन स्पेक्ट्रल सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन बहुत यूजफुल है। चलते हैं पेज 12। एसबीआई रेजेस 4,691 करोड़ वाया एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टीयर 1 81 बॉन्ड से 4,691 करोड़ जुटाए। बेस इशू साइज 3,000 करोड़ का था और बिड्स 2 गुना अधिक प्राप्त हुई। ये फाइनेंशियल ईयर की एसबीआई की पहली टीयर 1 बॉन्ड इशुएंस है। अब समझते हैं 80 यानी कि टीयर 1 बॉन्ड्स बैंक को लॉन्ग टर्म नॉन इक्विटी रेगुलेटरी कैपिटल का हिस्सा होते हैं। इनका उद्देश्य संकट के समय लॉसेस अब्सॉर्ब करके बैंक की कैपिटल पोजीशन मजबूत करना होता है। इसकी विशेषताएं सामान्यतः फिक्स्ड मैच्योरिटी का नहीं होना, इंटरेस्ट पेमेंट डिस्क्रिशनरी होना, स्ट्रेस में राइट डाउन या कन्वर्जन की संभावना और डिपॉजिट में अधिक इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकती है। कैपिटल हायरार्की में कॉमन इक्विटी टीयर 1 यानी कि CET1 81 से अधिक लॉस अब्सॉर्बिंग और अधिक सुरक्षित कैपिटल लेयर है। सो 81 बॉन्ड फिक्स डिपॉजिट नहीं है और सामान्य डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट इसे नहीं माना जाता। पेज 12 पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स फॉर अपग्रेडिंग कोल वाशरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कोल बेनिफिशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील ने डोमेस्टिक कोल की हाई एश कंटेंट को मेजर चैलेंज बताया। जब हमारे यहाँ कोल पाए जाते हैं उसमें एश कंटेंट बहुत ज्यादा है। सो कोल बेनिफिशिएशन या वाशिंग में रॉ कोल को स्टोन सॉइल से दूसरी इंप्योरिटी से अलग की जाती है। इससे एश का परसेंटेज घट जाता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाता है और थर्मल प्लांट्स में हैंडलिंग बेहतर हो सकती है। फ्लाई एश जनरेशन और ट्रांसपोर्ट बर्डन भी कम हो सकता है। इनफैक्ट कमेटी ने वाशरीज को पिट हेड यानी कोल माइन के पास ही स्थापित करने पर जोर दिया। इससे यूजलेस एश और इंप्योरिटीज को 100 किलोमीटर तक रेलवे वैगन से ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको वहीं पे कर देंगे। पेज 12 गारमेंट एक्सपोर्टर्स होप फॉर टैरिफ रेट कोटा फ्रॉम द यूएस। टैरिफ रेट कोटा कैसे काम करता है? TRQ टैरिफ रेट कोटा एक 2 टियर इंपोर्ट ड्यूटी सिस्टम है। पहले से निर्धारित क्वांटिटी तक इंपोर्ट्स पर लोअर या कंसेशनल टैरिफ लगता है। कोटा पूरा हो जाने के बाद इंपोर्ट्स बंद नहीं होता, लेकिन नॉर्मल या हायर टैरिफ लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में कॉटन कम ड्यूटी पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जिस क्वांटिटी को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको अधिक ड्यूटी देना पड़ेगा। आर्टिकल ने यूएस कॉटन और गारमेंट्स के ट्रेड कंसेशन के संदर्भ में TRQ का चर्चा किया है। पेज 12 IRDAI ओकेज रिफॉर्म्स पॉलिसी होल्डर फंड्स नॉर्म्स न्यू जनरल इंश्योरर। सो पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात की है, को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में अप्रूव किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस अवेयरनेस और लिटरेसी बढ़ाना, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मजबूत करना और अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट को ट्रेस और रिकवर करने में सहायता करना। IRDAI ने पीरियोडिक रिन्यूअल्स की जगह एनुअल फी आधारित परपेचुअल रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को भी अप्रूव किया। इसका अर्थ डीरेगुलेशन नहीं है, इंश्योरर और इंटरमीडियरीज को कंटिन्यूइंग कंप्लायंस और एनुअल फी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होगी। एक प्रीलिम्स ट्रैप है कि PEPF वाले फंड को इन्वेस्टर्स एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है। AI रेस रीड्रॉज एशियन एयर कार्गो रिप्लेसिंग ई-कॉमर्स एज ग्रोथ इंजन। AI बूम के कारण जो AI एशिया का एयर कार्गो रूट्स बदल रहा है। बेसिकली क्वेश्चन एयर कार्गो पे नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी चीजें कहां पे फेमस है। सो अभी जो एयर कार्गो में जापान जो वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए वहां से कार्गोज का बेसिकली मूव करता है। सो AI सर्वर्स, एडवांस मेमोरी चिप्स और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट हाई वैल्यू, लो वेट और टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, इसलिए उन्हें स्लो सी फ्रेट के बजाय एयर कार्गो से भेजना पड़ता है। और जापान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का कार्गो मूवमेंट होता है। साउथ कोरिया एडवांस्ड मेमोरी चिप्स, ताइवान लीडिंग एज चिप फैब्रिकेशन और वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर AI सर्वर के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना, ताइवान और खास करके याद रखना, ताइवान और साउथ कोरिया। ताइवान चिप फैब्रिकेशन के लिए बहुत ही फेमस है। पेज 10 न्यूज इन नंबर्स, डेथ टॉल इन क्वेक रबल इन साउथ वेस्टर्न जापान। सो कुमामोटो और क्यूशु दो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात की गई है। कुमामोटो साउथ वेस्टर्न जापान के क्यूशु आइलैंड पर स्थित है। अब क्यूशु जापान के मुख्यतः 4 मुख्य आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोउ और क्यूशु। क्यूशु में सबसे नीचे साउथ वेस्टर्न है। टोक्यो, ओसाका और क्योटो मुख्यतः होन्शु आइलैंड पर स्थित है। क्यूशु टेक्टोनिकली और वोल्केनिकली एक्टिव रीजन है और कुमामोटो के निकट माउंट एसो भी स्थित है। पेज 15 इजरायली सेक्युलर ग्रुप्स क्रीप इनटू सीरिया
to try to claim lands for Jewish outpost. Pioneers of Bashan नामक इजरायली राइट विंग ग्रुप साउदर्न सीरिया में ज्यूइश आउटपोस्ट बनाने का प्रयास कर रहा था। बाशान एंशिएंट और बाइब्लिकल ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें वर्तमान सीरिया और जॉर्डन के हिस्से शामिल माने जाते हैं। ग्रुप ने साउदर्न सीरिया में इजरायली कंट्रोल्ड गोलन हाइट्स के पास 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स गोलन हाइट्स के पास पहला आउटपोस्ट बनाने की बात कही। आउटपोस्ट सेटलर्स द्वारा ऐसे छोटे फुटहोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आगे चलकर फॉर्मल सेटलमेंट्स में लीगलाइज करने का उसको प्रयास किया जाए। सो यहाँ पे गोलन फ्रंटियर इंपॉर्टेंट है न्यूज, ठीक है। माउंट हर्मन सीरिया, लेबनान और गोलन जोन की स्ट्रेटेजिक हाइट ग्रुप ने, सो माउंट हर्मन कहां पे, सीरिया, लेबनान और गोलन जोन के पास की माउंटेन है। इजराइल ने गोलन हाइट्स को 1967 वार में सीरिया से कब्जे में लिया। उसके बाद का एनेक्सेशन अधिकांश इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज पे आते हैं, पेज 16। गुलवीर ब्रेव्स वेदर एंड कंपटीशन टू बैग सिल्वर। गुलवीर सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस 10,000 मीटर सिल्वर जीता है। वे कॉमनवेल्थ गेम्स के इस इवेंट में मेडल जीतने पहले इंडियन मैन बने, ठीक है। पेज 17। राजकुमार इन इंडियन स्क्वाड फॉर एशियन गेम्स। 2026 एशियन गेम्स का आयोजन आईएचई नगोया जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित है। आईएचई एक प्रीफेक्चर है और नगोया उसका प्रमुख अर्बन सेंटर है। गेम्स एक सिंगल सिटी इवेंट के बजाय वाइडर रीजनल मॉडल पर आयोजित किया जाएगा। और पेज 17। गुकेश हैज हिज टास्क कट आउट अगेंस्ट इनफॉर्म सिंदारोव। सो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच जेनेवा स्विट्जरलैंड में 25 नवंबर से डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच निर्धारित था। गुकेश डिफेंडिंग चैंपियंस थे जिन्होंने 2024 में सिंगापुर में टाइटल जीता था। सिंगापुर ने पहली बार वर्ल्ड टाइटल मैच होस्ट किया था। स्विट्जरलैंड से पहले भी मेजर चैंपियनशिप मैच होस्ट कर चुका है, ठीक है। क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम्स कई आवर्स तक चलते हैं और मैच कई वीक्स तक चलता है। ये बिल्स या रैपिड चेस से अलग फॉर्मेट है। चेस की ग्लोबल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी FID इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। अभी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में विश्वनाथन आनंद को FIDA का इंटरिम प्रेसिडेंट बताया गया है जिन्होंने जेनेवा वेन्यू की अनाउंसमेंट की। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेस द हिंदू इंटेलिजेंस।